Hello students, you are welcome in my online teaching classes. I am Sheshpal Chauhan. Today I have brought The Child written by Premchand for the students of BA Part 1 Semester 2. आज मैं आप सबके लिए BA Part 1 Semester 2 के स्टूडेंट्स के लिए आपका लेसन द चाइल्ड लेके आया हूँ और इस लेसन को प्रेमचंद ने लिखा है, मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। And this lesson has been translated into English by Ruth और रूथ वनीता के द्वारा इस लेसन को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है और लेसन एब्रिज्ड फॉर्म में है और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में है। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द ऑथर के बारे में कुछ जान लेते हैं। The story was written by Premchand, one of the prominent writers of the early 20th century. आप जानते हैं कि ये लेसन मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, जो कि 20वीं शताब्दी के आरंभ के बहुत ही मशहूर, बहुत ही प्रसिद्ध राइटर हुए हैं, लेखक हुए हैं, जिन्होंने हिंदी में भी और उर्दू में भी लिखा। इनका गोदान काफ़ी फेमस नावल है और बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। शॉर्ट स्टोरी, बेहतरीन शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी और इट वाज ब्यूटीफुली ट्रांसलेटेड बाय रूथ वनीता इन इंग्लिश। और इस कहानी को रूथ वनीता ने बहुत ही अच्छे ढंग से ट्रांसलेट किया है, सिंप्लीफाई किया है। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द स्टोरी आल्सो। कुछ स्टोरी के बारे में भी जान लेते हैं। द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज़ एन एम्प्लॉयर हु हैज़ ए ब्राह्मण सर्वेंट इन हिज हाउस। इस कहानी के जो वर्णन करता है, उनके घर में एक नौकर है, सर्वेंट है, जो जाति से ब्राह्मण है। हिज नेम इज़ गंगू, उसका नाम गंगू है। ही मैरीज ए विडो वूमन नेम्ड गोमती, और वो गोमती नामक एक विधवा महिला से शादी कर लेता है। मैरिंग विद ए विडो वाज नॉट लाइक्ड इन सोसाइटी इन दोज डेज। उन दिनों में आप जानते होंगे कि विधवा महिला से शादी करना बहुत ही अजीब माना जाता था, लोग इस बात को पसंद नहीं करते थे। बट ही डिफाइड दैट सोशल इवल। परंतु गंगू ने, जो नरेटर का सर्वेंट है, उसने इस प्रथा को डिफाई किया, चुनौती दी और उससे शादी कर ली। दस द होल स्टोरी हैज़ सर्टन एलिमेंट्स दैट मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड मेमोरेबल फॉर द रीडर्स। इस तरह से सारी कहानी में कुछ ऐसे तत्व हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कहानी को एक यादगार बना देते हैं, एक दिलचस्प कहानी बना देते हैं। और ये जो थीम है इसका, वो बिल्कुल मॉडर्न बन जाता है, क्योंकि आज के युग में विधवाओं के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। जो राइट्स, जो अधिकार आम महिला को, जो मेन स्ट्रीम वीमेन हैं, उनको मिला हुआ है, तो वही अधिकार विधवाओं को है। कोई भेदभाव नहीं किया जाता। ये 19th सेंचुरी की बात है, जब विधवाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। अब टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, शुरू कर लेते हैं टेक्स्ट को, और लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगा। टेक्स्ट कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पीपल कॉल गंगू अ ब्राह्मण एंड ही कंसिडर्स हिमसेल्फ ए ब्राह्मण। माई ग्रूम एंड अदर सर्वेंट्स सैल्यूट मी इवन फ्रॉम ए डिस्टेंस। गंगू नेवर डज। नरेटर कहते हैं कि लोग गंगू को ब्राह्मण कहते हैं और वह अपने आप को ब्राह्मण ही मानता है। माई ग्रूम एंड अदर सर्वेंट्स सैल्यूट मी। नरेटर ये भी कहते हैं कि उनके घर के जितने भी नौकर हैं, जो भी नौकर हैं, वो उन्हें सैल्यूट करते हैं, नमस्कार करते हैं, उन्हें पूरा अभिनंदन करते हैं सैल्यूट मार के। जैसे भी सैल्यूट करने का, नमस्कार करने का तरीका होगा उनका। इवन फ्रॉम ए डिस्टेंस, दूर से भी वो उन्हें सैल्यूट करते हैं, परंतु गंगू ऐसा कभी नहीं करता। परहैप्स ही एक्सपेक्ट्स मी टू ग्रीट हिम बाय सेइंग आई टच योर फीट। शायद वो मुझसे ये उम्मीद करता होगा, एक्सपेक्ट करना, आशा करता होगा कि मैं उसे ग्रीट करूं, उसका अभिनंदन करूं, ये कहते हुए, जैसे आमतौर पे पैरी पैना जी पंजाबी में कह देते हैं, पैरी पैना जी, मैं आपके पाँव छूता हूँ, इस तरह कह के कोई भी ये सेंटेंस, मतलब पैर छुआने की उम्मीद करता है। गंगू को ये उम्मीद है कि नरेटर ही खुद उसके पाँव को छुए। नरेटर ये कहना चाहते हैं। ही नेवर टचेज ए ग्लास फ्रॉम विच आई हैव ड्रंक एंड आई हैव नेवर डेयर्ड आस्क टू फैन मी। नरेटर हमें बताते हैं कि जिस गिलास में नरेटर ने पानी पिया हो, मीन्स वो नरेटर का झूठा गिलास हो, तो उस गिलास को कभी भी गंगू छूता नहीं, ये नहीं करता कि उसे उठा के वो किचन में रख दे।
और नरेटर ये भी कहते हैं आई हैव नेवर डेयर्ड आस्क हिम टू फैन मी। नरेटर कहते हैं कि मेरा हौसला नहीं पड़ता उसे यह कहने के लिए कि थोड़ी देर के लिए पंखा झोल दे मुझे, जैसे पसीना आ रहा होता है गर्मी में तो आम तौर पे नौकर क्या करते हैं, सर्वेंट्स फ़ैन लेके कोई पंखा लेके झोलने शुरू कर देते हैं, हवा देना शुरू कर देते हैं ताकि पसीना दूर हो जाए। परंतु नरेटर में ये साहस नहीं है कि गंगू को वो कह सकें कि थोड़ी सी हवा कर दे। When I am drenched in sweat and none of the other servants is around, Gangu does pick up the fan, but the look on his face indicates that he is doing me a favor. नरेटर कहते हैं कि जब वो पसीना पसीना हो रहे होते हैं, मीन्स ड्रेंच्ड वर्ड यूज़ किया गया, ड्रेंच मैंने गीला होना, वेट, कि when the narrator is fully drenched in sweat, जब नरेटर पूर्ण रूप से स्वेट हो जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं और घर में कोई नौकर नहीं है, आसपास दिखाई नहीं दे रहा, तो गंगू पंखा उठाता है, जो हाथ से हवा झोलने का पंखा होता है उसको पिकअप करता है, उठाता है, परंतु उसके चेहरे को अगर देखा जाए, नरेटर जैसे देखते होंगे, तो उसका चेहरा ये इंडिकेट करता है, ये पॉइंट आउट करता है, ये शो करता है, प्रकट करता है जैसे वो मुझ पे बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो, फेवर कर रहा हो, दैट ही इज़ डूइंग मी ए फेवर। For some reason, I always take the fan from his hand immediately. और नरेटर जब ये बात देखते हैं उसमें कि ये एहसान दिखा रहा है, तो नरेटर उसी वक्त उससे वो फ़ैन अपने हाथ में ले लेते हैं, तुरंत ही, इमीडिएटली मीन्स तुरंत ही, और स्वयं अपनी हवा झोलना शुरू कर देते। He is a man of extremes. He cannot tolerate people's chatter. He must have very few friends. Perhaps he thinks it beneath the dignity to sit with the groom and the servants. नरेटर आगे कहते हैं कि वो एक्सट्रीम्स का आदमी है। एक्सट्रीम्स मीन्स जो भी बात उसमें है अधिकता में है, अगर वो अक्खड़ मिजाज है तो अधिकता में है, एक्सट्रीम पॉइंट पे है, जो उसका एटीट्यूड जो है एक्सट्रीम पॉइंट पे है। He cannot tolerate people's chatter. लोगों की बातचीत को सहन नहीं करता, टॉलरेट नहीं करता। अगर कुछ लोग, मान लो दो नौकर बातें कर रहे हैं, चैटर करना बातें ही करना होता है, तो गप्पे मार रहे हैं, तो उसको पसंद नहीं है। He must have very few friends. अपने चिड़चिड़ेपन की वजह से उसके मित्र भी बहुत कम होंगे। Perhaps he thinks it beneath his dignity to sit with the groom and the servants. शायद वो इस बात को अपनी डिग्निटी से नीचे मानता होगा, मतलब तौहीन मानता होगा, अपनी बेइज्जती मानता होगा। beneath means नीचे, डिग्निटी जो रिस्पेक्ट होती है, शान होती है, कि घर में दूसरे नौकर हैं उनके साथ बैठना, उनके साथ घुल मिलना उसे शायद पसंद नहीं था, उसे बेइज्जती महसूस होती होगी उनके साथ बैठने में। ग्रूम वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे सर्वेंट्स के साथ। तो ग्रूम आमतौर पे द पर्सन हु केयर्स फॉर एनिमल्स लाइक हॉर्सेस। साइस वर्ड, ओरिजिनली साइस वर्ड भी यूज़ हुआ है इस टेक्स्ट में। तो ग्रूम उस व्यक्ति के लिए जो पशुओं की देखभाल करता है, ख़ास तौर पे घोड़ों की। आई हैव नेवर सीन हिम सोशलाइज विद एनीवन। नरेटर कहते हैं कि मैंने कभी भी उसे दूसरों के साथ मित्रता करते हुए नहीं देखा, उनके साथ घुल मिल के बातें करते हुए नहीं देखा, फ्रेंडली होते हुए नहीं देखा। सरप्राइजिंगली ही इज़ नॉट गिवन टू ओपियम और हेम्प। दिस इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्च्यू इन मैन ऑफ हिज क्लास। नरेटर ये भी कहते हैं कि हैरानी होती है इस बात से, सरप्राइजिंगली आश्चर्य की बात है कि ही इज़ नॉट हैबिचुअल ऑफ टेकिंग ओपियम और हेम्प। हेम्प भी एक प्लांट होता है जिससे ये ड्रग्स वगैरह बनती है। ओपियम आप जानते हैं अफीम होती है, और पे जो फूल लगते हैं वहाँ से वो बनती है, और भुक्की वगैरह भी उससे बनती है। तो आम तौर पे ये हैरानी की बात है कि कभी भी वो किसी भी प्रकार की नशा नहीं करता। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्च्यू होती है इन लोगों में, जो उसकी श्रेणी के लोग हैं। क्लास का मतलब श्रेणी है, मतलब जो उसकी टाइप के लोग हैं, सर्वेंट्स हैं, आमतौर पे उन्हें एक लत होती है कि वो नशा करते हैं, परंतु दिस इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्च्यू इन्हें। मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्च्यू एक अच्छी बात होती है, गुडनेस होती है, क्वालिटी होती है। तो ये असामान्य तौर पे इस तरह के लोगों में क्वालिटी होती है। तो क्वालिटी यहाँ व्यंग सटायर नजर आ रहा है। आई हैव नेवर सीन हिम परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स और गो टू ए सैक्रेड बाथ इन द रिवर। नरेटर ये भी कहते हैं कि कभी भी मैंने धार्मिक अनुष्ठान करते हुए उसे नहीं देखा। रिलीजियस रिचुअल्स क्या होते हैं? एक दिस इज अ सेट ऑफ एक्शंस रेगुलरली डन वाइल परफॉर्मिंग रिलीजियस सेरेमनी। जो रिलीजियस सेरेमनी वगैरह करते हैं घर में, यज्ञ
हवन वगैरह होती है तो उसमें जो भी वो क्रियाएं होती हैं जो नियमित रूप से होती हैं उन्हें रिचुअल्स कहते हैं और वो ज़रूरी होती है करने की, धार्मिक अनुष्ठान बोलते हैं उन्हें। और गो टू ए सैक्रेड बाथ इन द रिवर, और नरेटर ये भी कहते हैं कि कभी भी उसे पवित्र स्नान करते हुए नहीं देखा। आमतौर पे क्या होता है, जैसे प्रयागराज चले गए, गंगा जी नहाने के लिए चले गए तो ये एक धार्मिक डुबकी लगाने जाते हैं, ये एक सैक्रेड बाथ होता है, परंतु वो कभी नहीं करता ब्राह्मण होने के बावजूद भी। Despite being absolutely illiterate, he is still a Brahmin and wants the world to respect and serve him in recognition of this. Despite being absolutely illiterate, लेखक की नज़र में ब्राह्मण वही है जो पढ़ा लिखा है, विद्वान व्यक्ति है, वो ब्राह्मण है। पहले शास्त्र विद्या में निपुण होते थे ब्राह्मण, उन्हें ही ब्राह्मण कहा जाता था। ये जाति वगैरह नहीं था, ये वर्ग था ये बना हुआ, जो लोग विद्वान होते थे उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। तो एक अनपढ़, एब्सोल्युटली मीन्स कंप्लीटली, पूर्ण रूप से अनपढ़ होते हुए भी, पूर्ण रूप से अशिक्षित होने के बावजूद, ही स्टिल ए ब्राह्मण, वो फिर भी ब्राह्मण है। एंड वांट्स द वर्ल्ड टू रिस्पेक्ट एंड सर्व हिम इन रिकग्निशन ऑफ दिस, और चाहता है कि दुनिया उसे रिस्पेक्ट दे, इज्जत दे, पहचाने उसे एक ब्राह्मण के रूप में, ये उसकी कामना होती है, इच्छा होती है। एंड वाई स्टूडेंट ही, और क्यों ना ऐसा हो, क्यों ना वो ऐसा चाहे। इफ पीपल कैन नॉट ओनली रिटेन कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी accumulated by their forefathers but also derive status from it as if they had generated it themselves, why should he give up the respect and honor gathered by his forefathers? नरेटर यहाँ पर भी थोड़ा सा व्यंग डालते हैं अपनी व्याख्या, अपने इसमें टेक्स्ट में कहते हैं कि people cannot only retain control of property accumulated by their forefathers, यदि लोग अपनी जो उनकी संपत्ति है, जो उनको उनके फोरफादर्स ने दी, जो उन्हें अपने फोरफादर्स की वजह से मिली, पूर्वजों की वजह से मिली, जो उन्होंने एक्यूमुलेट की थी, संग्रहित की थी, जो संपत्ति होती है, धन संपत्ति जो हमारे पूर्वज जोड़ते हैं उसको आगे पास ऑन करके जाते हैं। तो जब आजकल लोग अपनी संपत्ति को, जो उनकी पूर्वजों की देन होती है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको सही तरीके से रख नहीं सकते, परंतु बट आल्सो डिराइव स्टेटस फ्रॉम इट, और वहीं से वो एक इज्जत लेते हैं, जो इज्जत उनके फोरफादर्स ने कमाई, उस इज्जत का भी इस्तेमाल अपने लिए करते हैं, एज इफ दे हैड जनरेटेड इट देमसेल्व्स, जैसे कि उन्होंने वह इज्जत, वह धन खुद कमाया हो, खुद जनरेट किया हो, क्रिएट किया हो, तो उस धन को भी और उस इज्जत को भी अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। वाई शुड ही गिव अप द रिस्पेक्ट एंड ऑनर गैदर्ड बाई हिज फोरफादर्स, तो ऐसे में गंगू अपने आप को कहता है कि वो क्यों ना इस्तेमाल करे, क्यों इस बात को वो छोड़ दे। वाई शुड ही गिव अप द रिस्पेक्ट, उस इज्जत को, ऑनर को जो उसके पूर्वजों ने उसके लिए वो छोड़ के गए हैं, उसको ऐसे ही इस्तेमाल क्यों ना करे वो, उसे ये कहने का मतलब है उसका प्रयोग क्यों ना करे। आफ्टर ऑल दिस इज हिज ओनली इनहेरिटेंस, आखिरकार, आफ्टर ऑल मीन्स आखिरकार, यही तो सब कुछ उसका इनहेरिटेंस है, जो उसे विरासत में मिला है। सिर्फ नाम ही तो मिला है ब्राह्मण का, उसे धन संपत्ति तो कोई नहीं मिली। अगर धन संपत्ति मिली होती तो वो नौकर क्यों होता किसी का। आई एम नॉट वन टू टॉक टू मच विद सर्वेंट्स, नरेटर कहते हैं कि मुझे आदत नहीं है कि मैं नौकरों के साथ अधिक बातें करूं। आई डोंट वॉन्ट एनी ऑफ देम टू कम एंड टॉक टू मी अनलेस आई कॉल देम, ये भी नहीं चाहता कि नौकर मेरे पास आए, बातें करें, जब तक मैं उन्हें ना बुलाऊं। I don't approve of having my servants at my beck and call to perform small chores, और मैं इस बात की मान्यता नहीं देता, इस बात से भी सहमत नहीं होता, मैं अप्रूव नहीं करता, इस बात को स्वीकार नहीं करता कि सर्वेंट्स मेरी बेक एंड कॉल पे रहे हमेशा, मतलब पब्बे बाहर जैसे कह देते हैं, हर वक्त जी हजूरी में रहे, हर वक्त तैयार रहें, जो मैं एकदम बुलाऊं तो एकदम हाजिर हूँ। बेक एंड कॉल मीन्स ऑर्डर के इंतज़ार में है उसके। टू परफॉर्म स्मॉल चोर्स, छोटे छोटे कार्य करने के लिए भी उसको नौकरों को बुलाना पड़े, नरेटर ये भी नहीं चाहते। चोर्स होते हैं, दीज आर स्मॉल एक्ट्स इन आवर डेली रूटीन एंड दीज आर यूजुअली unpleasant tasks which we do daily out of compulsion because we have to do them, perform them daily। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हमें रोज़ करनी होती हैं, बार बार वही करनी होती हैं, ब्रश करना, नहाना, खाना खाना वगैरह वगैरह, जो घर में साफ़ सफाई करना, ये क्या होते हैं, चोर्स होते हैं। एंड these become unpleasant because they have no variety, there is no change in them, कोई चेंज नहीं होती इनमें, इसलिए ये चोर्स कहा जाता है इन्हें।
अनप्लेजेंट होते हैं हमारे लिए। आई फाइंड इट मच ईजियर टू pour माई own drinking water, light my own lamp, wear my own shoes, and take out books from the cupboard myself than to call for Lingon or Maiku. I find it much easier. मैं इसे अधिक आसान मानता हूँ कि मैं खुद उठूँ और एक गिलास पानी खुद ले लूँ अपने लिए, कि अगर मुझे पानी की प्यास लगी है तो मैं गिलास लेके पानी खुद पी लूँ, गिलास उठाऊँ और उसमें पानी डालूं और खुद पी लूं। ये मुझे अधिक आसान लगता है। लाइट माई ओन लैम्प, अगर कमरे में अंधेरा बढ़ने लगा है, शाम हो गई है, तो मैं इस काम के लिए भी मैक्यू को या लिंगन को बुलाऊं कि भाई स्विच ऑन द लाइट, बत्ती जला दो। वेयर माई ओन शूज़, अगर मुझे अपने शूज़ पहनने हैं तो इनके लिए भी मैं मैक्यू को या फिर लिंगन को बुलाऊं, भाई मेरे शूज़ पहना दो। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। या कोई बुक उठानी हो तो मैं खुद उठाता हूँ, मैं अपने सर्वेंट्स को नहीं बुलाता उसके लिए। तो आई फील ईजियर एंड कंफर्टेबल फॉर दैट। पेज 95, दिस हेल्प्स मी फील ऑटोनोमस एंड सेल्फ रिलायंट। ये जो छोटे छोटे कार्य मैं खुद करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मैं इंडिपेंडेंट महसूस करता हूँ। ऑटोनोमस मीन्स व्हेन द पर्सन इज़ फ्री टू टेक हिज ओन डिसीजन। जब कोई व्यक्ति खुद डिसीजन लेने में सक्षम होता है तो ऑटोनोमस होता है, अदरवाइज ही इज कॉल्ड डिपेंडेंट। सेल्फ रिलायंट भी यही है, आत्मनिर्भर जिसे कहते हैं। द सर्वेंट्स आर फेमिलियर विद माई टेम्परामेंट, और घर के नौकर मेरे इस टेम्परामेंट से फेमिलियर हैं, परिचित हैं। एंड रेयरली अप्रोच मी अननेसेसरली, और रेयरली मीन्स बहुत कम, बहुत कभी कभार मेरे पास आते हैं वो। अननेसेसरली कभी नहीं आते, बहुत कम, कभी कभार ऐसा हुआ होगा, दे केम टू मी अननेसेसरली, दिस माइट हैव हैपेंड वेरी रेयरली इन द पास्ट। कभी ऐसा बहुत कम हुआ होगा कि वो मेरे पास आए, अप्रोच करना होता, पहुंचना, मेरे पास पहुंचे। कभी कभार ऐसा हुआ कि जब उन्हें कोई काम ना हो और आगे हो। सो वन डे व्हेन गंगू अपीयर्ड बिफोर मी अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वॉज नॉट एट ऑल प्लीज्ड। एक दिन क्या हुआ कि गंगू सुबह सुबह मेरे सामने आके खड़ा हो गया और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आई वॉज नॉट एट ऑल प्लीज्ड, एट ऑल मीन्स बिल्कुल भी प्लीज्ड नहीं था मैं, मीन्स खुश नहीं था। आई वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी व्हेन गंगू केम इन फ्रंट ऑफ मी एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी। व्हेनेवर दीज पीपल कम टू मी, दे आइदर वांट एन एडवांस और दे वांट टू कंप्लेन अबाउट अदर सर्वेंट। क्योंकि आमतौर पे नरेटर को इस बात का पता है, जब कभी भी वो उसके पास आते हैं, ये इस तरह के लोग मीन्स सर्वेंट्स उसके पास आते हैं, तो या तो वो एडवांस मांगने आते हैं, पैसा दे दो जी, उधार दे दो या एडवांस में दे दो, या फिर किसी दूसरे नौकर की वो कंप्लेन करने आते हैं, शिकायत करने आते हैं। आई डिसलाइक बोथ द थिंग्स, मैं दोनों बातों को नापसंद करता हूँ। ना तो मैं यह चाहता हूँ कि नौकर मेरे पास आए एडवांस लेने के लिए या कर्ज लेने के लिए, बिल्कुल नहीं, या वो कभी शिकायत करने आ रहे हैं तब भी मुझे ये बात पसंद नहीं है। आई पे एवरीवन ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ एंड आई गेट एंग्री व्हेन एनीवन आस्क फॉर एन एडवांस। नरेटर इस बात को आगे और एक्सप्लेन करते हैं, कारण बताते हैं कि नरेटर क्यों पसंद नहीं करते कि नौकर उनके पास आए एडवांस के लिए या फिर कंप्लेन करने के लिए। बिल्कुल पसंद नहीं है नौकर को। क्यों? नरेटर कहते हैं कि जब किसी सर्वेंट्स को महीने की पहली तारीख को उसकी तनख्वाह मिल जाती है, उसकी सैलरी मिल जाती है, तो एंड आई गेट एंग्री व्हेन एनीवन, तो मैं गुस्सा होता हूँ जब कोई मुझसे एडवांस मांगता है, क्योंकि मैंने सैलरी, नरेटर कहते हैं कि उन्होंने सैलरी पहली तारीख को दे दी। हु हैज़ द टाइम टू कीप डिटेल्ड अकाउंट्स ऑफ एडवांस गिवन। और दूसरा कारण ये है कि अगर एडवांस दे भी दें तो क्यों, तो उस डिटेल, उस अकाउंट, उस एडवांस की डिटेल कौन रखे, कौन याद रखे कि किसको कितना पैसा दिया था, कब दिया था। अलग से एक टेंशन हो जाए, एक स्ट्रेस बनता है दिमाग में खामखा का कि क्यों डिटेल रखें किसी की। When someone is paid for the whole month, what right does he or she have to spend all the money in 15 days and then seek an advance or a loan? जब पूरे महीने की जो वेजिज है, जो तनख्वाह है, वो पहली तारीख को मिल गई, और तो उसके पश्चात किसी भी नौकर को, भले ही वो पुरुष है या नारी है, तो उसका कोई हक नहीं है कि वो 15 दिन में सारे धन को, सारी तनख्वाह को खर्च कर दे और फिर मेरे सामने आके खड़ा हो जाए कि सर एडवांस देना, थोड़े से पैसे दे दो। तो नरेटर कहते हैं कि ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड आई हेट कंप्लेंट्स। नरेटर ये भी कहते हैं कि उन्हें कंप्लेंट कोई सुनाए, शिकायतें लेके आए उनके पास, ये भी उन्हें
अच्छा नहीं लगता। आई कंसिडर कंप्लेंट्स ए साइन ऑफ वीकनेस, बेस अटेम्प्ट एट फ्लैटरिंग द एम्प्लॉयर। नरेटर कहते हैं कि कंप्लेन वो करता है, जो शिकायत वो करता है जो मानसिक रूप से कमज़ोर होता है, और ये एक कमीनी अटेम्प्ट होती है। बेस मीन्स घटिया, प्रयत्न है। अटेम्प्ट मीन्स कोशिश। बेस मीन्स मीननेस जिसमें होती है, घटियापन होता है। अटेम्प्ट मीन्स प्रयत्न किस चीज़ का? एम्प्लॉयर को फ्लैटर करने का। फ्लैटर करना होता है चापलूसी करना, कि एम्प्लॉयर को चापलूसी करने का ये सबसे घटिया तरीका है कि आप खड़े हो जाओ और शिकायतें शुरू कर दो। सर जी वो इस तरह करता है, वो तो बहुत बेईमान आदमी है, इस तरह की बातें करनी शुरू कर दो। जब गंगू नरेटर के सामने खड़ा हो गया तो नरेटर कहते हैं कि मैंने उसे अपने माथे पे अपनी भौवें चढ़ाते हुए कहा, आई सेड विद ए फ्राउन। फ्राउन क्या होता है? जब माथे पे ये आईब्रोज होते हैं, ये ऊपर की तरफ गुस्से में आप चढ़ाते हुए बोलो और कहो, व्हाट्स इट, क्या है? आई डिडंट कॉल यू, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी गंगू शार्प प्राउड फेस लुकिंग माइल्ड प्लीडिंग एंड बैशफुल। जैसे ही लेखक ने गुस्से में ये 2 सेंटेंस कहे तो उसके पश्चात गंगू का रिएक्शन बड़ा अजीब था। नरेटर को हैरानी हुई। गंगू इतना सीधा साधा नहीं है कि वो सिर झुका के खड़ा हो जाए और सुनने लग जाए, बड़ा तीखा है वो। जो घमंड से भरा हुआ चेहरा विनम्र पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। प्लीडिंग एंड बैशफुल, जैसे कोई याचना कर रहा हो, प्लीड कर रहा हो, और बैशफुल, शर्मिंदा भी था वो। आई रेकन्ड ही वांटेड टू से समथिंग। मैंने रेकन करना, कल्पना करना, वैसे तो गिनना होता है, काउंट किया, अंदाजा लगाया लेखक ने कि ये कुछ कहना चाहता है, बट वाज अनेबल टू फाइंड द राइट वर्ड। शायद इसको सही शब्द नहीं मिल रहे, इसलिए वो कुछ कहने में असमर्थ है। समवट मोर माइल्डली आई आस्क्ड। अब नरेटर कहते हैं कि मैंने थोड़ा सा अपनी आवाज़ में विनम्रता लाते हुए कहा। माइल्डली मीन्स विनम्रता डालते हुए, एक विनम्र अंदाज में मैंने पूछा, व्हाट्स द मैटर, वाई डोंट यू स्पीक? हाँ बोलो, क्या बात है, तुम बोल क्यों नहीं रहे? यू नो दैट्स माई टाइम टू गो फॉर ए वॉक। तुम जानते हो ना, ये समय मेरा सैर करने का होता है। आई एम गेटिंग लेट, मैं लेट हो रहा हूँ। गंगू सेड इन ए डिजेक्टेड टोन। गंगू ने एक निराश आवाज में कहा। डिजेक्टेड मीन्स फुल ऑफ सैडनेस, उदासी से भरी हुई। वेल देन यू गो, आई विल कम लेटर। ठीक है साहब, आप जाइए, मैं फिर आ जाऊँगा। दिस वॉज इवन मोर वरीसम। जब उसने ये वाक्य कहा कि कोई बात नहीं है सर, मैं फिर आ जाऊँगा, तो ये मेरे लिए और चिंता का विषय बन गया। वरीसम मीन्स चिंता बढ़ाने वाला, चिंताजनक जिसे कहते हैं। वरीसम, फुल ऑफ वरी, चिंता से भरा हुआ। राइट नाउ सिंस आई वॉज इन ए हरी ही वुड हैव टू रश थ्रू हिज स्टोरी बिकॉज ही न्यू आई डिडंट हैव मच टाइम। नरेटर कैलकुलेशन करने लगे अपने दिमाग में, गणना करने लगे कि अगर मैं इसको अभी बुला लूँ, अभी कहूँ कि चल सुना अपनी कहानी क्या है। इसे पता है कि नरेटर के पास वक्त कम है और ये फटाफट सुनाएगा अपनी कहानी। अगर मैं बाद में बुलाता हूँ फुर्सत में, तो ये सोचेगा कि साहब तो फुर्सत में है, तब ये बहुत समय लगाएगा, इसकी कहानी घंटों ख़त्म नहीं होगी। राइट नाउ सिंस आई वॉज इन ए हरी he would have to rush through his story because he knew I didn't have much time. If he came back later, the wretch would spend hours complaining. The wretch का मतलब यहाँ पे है जो व्यक्ति अनप्लेजेंट हो, अनोइंग हो, दूसरों को गुस्सा दिलाने वाले व्यक्ति को भी wretch कहते हैं। The person who annoys others. The wretch would spend hours complaining. तो अगर समय इसको बाद में देता हूँ, जब इसे लगे कि मैं फ्री हूँ, तो ये बहुत समय लगाएगा। Perhaps he realizes that I am working when he sees me reading or writing. जब मैं लिख रहा होता हूँ तो इसे लगता होगा कि मैं काम कर रहा हूँ। But he thinks I am resting when I am thinking. और जब मैं अकेला बैठ के मेडिटेशन में या थॉट प्रोसेस में होता हूँ, सोच रहा होता हूँ, अपनी कहानी का थीम सोच रहा हूँ, प्लॉट सोच रहा हूँ, तो शायद उस वक्त इसको मैं फुर्सत में लगता हूँगा। ये सबसे डिफ़िकल्ट कार्य होता है लेखक का, प्लॉट सोचना, कहानी का थीम सोचना या क्या लिखूं, तो वो सबसे मुश्किल कार्य होता है एक लेखक के लिए। शायद उस वक्त ये समझता होगा कि साहब तो फुर्सत में है। बट ही थिंक्स आई एम रेस्टिंग व्हेन आई एम थिंकिंग विच इज़ एक्चुअली द हार्डेस्ट ऑफ ऑल माई टास्क। नरेटर कहते हैं कि ये सबसे मुश्किल कार्य होता है जब वो सोच रहे होते हैं। दैट्स व्हेन ही विल कम एंड बॉदर मी। और तभी ये मुझे परेशान करने आ जाता है, जब मैं अकेला बैठा हूँ, ध्यान मुद्रा में बैठा हूँ, जब मैं सोच रहा हूँ। व्हेन आई एम थिंकिंग अबाउट माई स्टोरी, देन ही टर्न्स अप एंड स्टार्ट मेकिंग कंप्लेंट और टॉकिंग टू द नरेटर। नरेटर के साथ बातें शुरू कर देते हैं।
हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं शिशपाल चौहान। आज मैं बीए पार्ट 1 के बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए उनके सेमेस्टर 2 का लेसन लेके आया हूं, जिसका टाइटल है द चाइल्ड, रिटन बाय प्रेमचंद। एंड दिस इज़ वीडियो नंबर 2। लेट्स बिगिन। Before I proceed further to explain the text of the lesson in this video too, let me have a link with the previous video where we had ended it. इससे पहले कि मैं आपको लेसन की टेक्स्ट को एक्सप्लेन करना शुरू करूं, तो सबसे पहले जो वीडियो नंबर 1 हमने एंड अप की थी उसका लिंक यहाँ मेंटेन करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। लेट्स हैव ए लिंक विद द प्रीवियस वीडियो वेयर वी हैड एंडेड इट। जहाँ पर हमने पहली वीडियो एंड अप की थी वहाँ चलते हैं। One day Gangu came early in the morning and stood in front of the narrator. He wanted to say something but he was unable to speak. The narrator asked him in a mild manner what he wanted to say. आप जानते हैं कि एक दिन गंगू सुबह सवेरे नरेटर के सामने खड़ा हो जाता है आके, और कुछ कहना चाहता था, परंतु he was unable to speak। वो कुछ भी कहने में असमर्थ था, शब्द उसके मुंह से नहीं निकल रहे थे। पहले तो नरेटर ने उसके साथ कड़ाई से बात करी, हार्शली पूछा कि क्या बात है, परंतु जब उसका चेहरा थोड़ा विनम्र देखा, उतरा हुआ देखा और उसे कन्फ्यूज़न में देखा, तो नरेटर ने अपनी बात को थोड़ा पोलाइटली शुरू किया। तो नरेटर अपने शब्दों में थोड़ा पोलाइट मैनर ले आए, उसे पूछने लगे कि विनम्रता के साथ पूछने लगे कि बता क्या बात है। He also added that it was his morning walk time and he should speak at once without wasting time. Then Gangu told the narrator that he would come later. और फिर आप जानते हैं कि नरेटर ने गंगू को कहा कि ये सुबह का वक्त, सुबह सवेरे का वक्त उनका सैर करने पे जाने का होता है, तो इसलिए कहा कि उनका अधिक समय ना नष्ट करते हुए वह अपनी बात को जल्दी से कह दे। तो गंगू जल्दी में नहीं था, वो अपनी बात को बड़े आराम के साथ पेशेंटली नरेटर को बताना चाहता था, इसलिए कहने लगा कि साहब आप सैर करने जाइए, मैं फिर किसी और टाइम आ जाऊंगा। Now the narrator thought a little deeply and reached the conclusion that he must listen to Gangu, otherwise he would take his much time if he came at other time of the day. अब नरेटर गहराई के साथ सोचने लगे कि यदि गंगू को इस वक्त समय नहीं दिया, उसकी बात नहीं सुनी, तो ये दिन में किसी भी वक्त आएगा और उस समय यह सोचेगा कि नरेटर के पास तो खाली वक्त है, बहुत समय है बात करने का, तो ये 2-3 घंटे उनके बर्बाद करेगा। तो इससे आगे अब आपको लेके चलते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। पेज नंबर 95। ओके। I said unkindly, have you come to ask for an advance? I don't give advances. अब अनकाइंडली का मतलब होता है थोड़ी सी निर्दयता के साथ, मतलब थोड़ा रूखेपन के साथ लेखक ने कहा कि क्या तुम कुछ पैसा एडवांस में मांगने आए हो? तुम्हें पता है मैं एडवांस नहीं देता। नो इंडीड सर, आई हैव नेवर आस्क्ड फॉर एडवांस। तो गंगू कहने लगा कि नहीं सर, मैंने आपसे कभी एडवांस नहीं मांगा। देन डू यू वांट टू कंप्लेन अबाउट समवन? आई हेट कंप्लेंट्स। तो नरेटर फिर कहने लगे कि तुम किसी की शिकायत करने आए हो, और तुम जानते हो कि मैं शिकायतें नहीं सुनता। आई हेट कंप्लेंट्स, मैं शिकायतों से घृणा करता हूँ। नो सर, आई हैव नेवर कंप्लेंड अबाउट एनीवन। फिर कहता है नहीं सर, मैंने तो आज तक किसी की कंप्लेंट की ही नहीं। गंगू पुल्ड हिमसेल्फ टुगेदर, इट मीन्स ही गैदर्ड सम करेज। उसने कुछ हौसला बटोरा, एकत्रित किया। इट वॉज क्लियर फ्रॉम हिज एक्सप्रेशन दैट ही वॉज समनिंग अप हिज करेज व्हेन ही सेड हेजिटेंटली। और ये बात स्पष्ट थी, ये बात क्लियर थी कि वो बोलने से पहले कुछ हौसला बटोर रहा था, कुछ साहस जुटा रहा था, और फिर उसने हिचकिचाते हुए कहा, हेजिटेंटली मीन्स हिचकिचाते हुए, समनिंग आल्सो मीन्स गैदरिंग, एकत्रित करना। प्लीज गिव मी परमिशन टू लीव, आई वॉन्ट बी एबल टू वर्क फॉर यू एनी मोर। कृपया मुझे ये काम छोड़ने की अनुमति दे दीजिए, मैं आपके लिए ये जो सेवा है मैं कैरी ऑन नहीं कर पाऊंगा, इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, ये नौकर ने कहा। दिस वॉज द फर्स्ट सच प्रपोजल आई हैड एवर रिसीव्ड
और ये पहली बार ऐसा प्रपोजल मैं रिसीव कर रहा था गंगू से। मुझे इस तरह का सुझाव मिला था कि वो मेरे लिए अब आगे कोई काम नहीं कर पाएगा और अपनी नौकरी छोड़ रहा है। माई सेल्फ रिस्पेक्ट वॉज वोंडेड। नरेटर ये भी कहते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी, जो आत्म सम्मान की भावना थी, वो कहीं ना कहीं वोंडेड हुई। वोंडेड का मतलब होता है जख्मी होना। नरेटर की आत्म सम्मान की भावना को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची। आई कंसिडर माई सेल्फ एन एम्बॉडीमेंट ऑफ ह्यूमननेस। और नरेटर लिखते हैं यहाँ पे कि नरेटर हमें बताते हैं कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को ह्यूमननेस क्या होती है? काइंडनेस, दयालुपन या मानवीय गुण होते हैं, उनका अपने आप को वो प्रतीक मानते थे, सिंबॉलिक अपने आप को मानते थे। एम्बॉडीमेंट होता है, जैसे एग्जाम्पल होता है, अपने आप को बहुत ही ह्यूमन मानते थे। आई नेवर स्पीक शार्पली टू दी सर्वेंट्स। नरेटर कहते हैं कि मैं आज तक अपने नौकरों के साथ तीखेपन से, शार्पली मीन्स तीखेपन से, कभी उनसे बात नहीं की। आई ट्राई माई बेस्ट टू कीप माई डोमिनेंस स्ट्रीड। और ये भी कहा कि मैं अपने जो डोमिनेंस होता है, मालिक के अंदर एक दबाव डालने का जो जज्बा होता है, अपने नौकरों पे दबाव, प्रेशराइज करना, उन्हें एक फीलिंग होती है, उन्होंने इस फीलिंग को कभी नहीं निकाला। डोमिनेंस का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया, कभी भी उन पे रौब झाड़ने की कोई बात नहीं की। इस फीलिंग को मैंने शीद करके रखा। शीद करना होता है जैसे म्यान में कोई तलवार रखते हैं, मतलब अंडर कंट्रोल रखा। द नरेटर वांट्स टू से दैट ही नेवर डोमिनेटेड हिज सर्वेंट्स। व्हाई कुडंट आई बी सरप्राइज्ड एट दिस अनाउंसमेंट। तो सोचते हैं नरेटर कि मैं भला ऐसी अनाउंसमेंट पे हैरान क्यों ना हूँ। उसके नौकर ने उसे ये कहा कि सर मैं आपके लिए काम नहीं कर पाऊंगा अब। तो कहीं ना कहीं नरेटर ये सोचने लगे कि कहीं मैंने इसके साथ दुर्व्यवहार तो नहीं कर दिया, कोई ऐसी बात तो नहीं हो गई अनजाने में जिससे इसको ठेस लगी हो। और स्वयं को वो आज तक एक ह्यूमन काइंडनेस का एम्बॉडीमेंट मानते थे, एक एग्जाम्पल मानते थे, एक ऐसा व्यक्ति मानते थे जिसमें मानवीय गुणों का भंडार है, मानवीय गुणों से वो भरे हुए, उनमें दया भाव है। आई सेड स्ट्रांगली, और फिर कड़ाई के साथ नरेटर ने कहा, स्ट्रांगली मीन्स हार्शली, व्हाट डू यू हैव टू कंप्लेन ऑफ। तो फिर किस बात की शिकायत करने आए हो। अब गंगू कहता है, सर नो वन कुड बी एज गुड नेचर्ड एज यू, बट थिंग्स हैव सो डेवलप्ड एंड आई कैन नॉट रिमेन हियर एनी लॉन्गर। गंगू कहता है कि सर आप जैसा गुड नेचर्ड व्यक्ति, अच्छे स्वभाव का मालिक तो कभी नहीं होगा, इतना दयालु व्यक्ति किसी भी नौकर को नहीं मिलेगा। और सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मैं अब आपके पास नौकर के रूप में, सर्वेंट के रूप में अधिक देर तक नहीं रह पाऊंगा। आई डोंट वांट एनीथिंग टू हैपन टू गिव यू ए बैड नेम। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको कलंकित होना पड़े, आपके नाम पे धब्बा लगे। आई डोंट वांट योर रेपुटेशन टू बी सॉलिड बिकॉज ऑफ मी। मैं नहीं चाहता कि आपकी जो ख्याति है, रेपुटेशन है, इज्जत है, वह खराब हो। सली करना होता है स्पॉइल करना। गंगू कहता है कि उसकी वजह से नरेटर की जो इज्जत है वो खराब ना हो, इसलिए वो जाना चाहता है। पेज नंबर 96। दिस क्रिएटेड ए डिलेमा फॉर मी। नरेटर कहते हैं कि इस बात ने उनके दिल के अंदर, उनके दिमाग में एक दुविधा की स्थिति पैदा कर दी। डिलेमा क्या होता है? दुविधा, एक असमंजस की स्थिति पैदा करती। द फायर ऑफ क्यूरियोसिटी ग्रू फियर्स। यह बात जानने के लिए कि वह कौन सी सिचुएशन है जिस वजह से वह यह कह रहा है कि वह नहीं चाहता कि अब नरेटर का नाम बदनाम हो, उसके इज्जत पे कोई धब्बा आए, कोई बातें बनाए नरेटर के नाम पे, कोई आँच आए। तो ये जानने की क्यूरियोसिटी हैज गॉट क्रिएटेड इन द नरेटर्स माइंड। नरेटर के माइंड में ये जिज्ञासा पैदा हो गई। ग्रू फियर्स मीन्स तीव्र हो गई। नरेटर अब जानना चाहते थे कि ऐसी क्या बात है जिस वजह से गंगू उसके घर में नहीं रहना चाहता है। सिटिंग डाउन ऑन ए चेयर इन द वेरेंडा एज इफ मेकिंग ए कंसेशन, आई सेड, यू आर टॉकिंग इन रिडल्स, व्हाई डोंट यू टेल मी क्लियरली व्हाट द मैटर इज। और फिर वरांडा में चेयर पे बैठते हुए नरेटर इस तरीके से गंगू से बात करने लगे जैसे वो कोई कंप्रोमाइज करना चाहते हैं। पूछने लगे, यू आर टॉकिंग इन रिडल्स, कि तुम पहेलियों में बात कर रहे हो। रिडल्स, पहेलियां। वाई डोंट यू टेल मी क्लियरली व्हाट द मैटर इज, तुम मुझे अपनी बात साफ साफ क्यों नहीं बताते। गंगू सेड वेरी हम्बली, हम्बली मीन्स पोलाइटली, विनम्रता के साथ। गंगू ने बड़े ही विनम्रता के साथ कहा, दैट वुमन गोमती देवी हु हैज जस्ट बीन थ्रोन आउट ऑफ द विडोज होम, वो जो गोमती देवी नाम की महिला है जिसे अभी हाल ही में विडोज होम से बाहर फेंक दिया था, मीन्स निकाल दिया था।
He fell silent. ये बात कह के वो चुप हो गया. He fell silent. I said impatiently. मैंने थोड़ा बेसब्री के साथ कहा. Impatiently means losing patience. सब्र खोते हुए means अधीर होते हुए. Yes, she has been thrown out. So what? हाँ, वो बाहर निकाल दी गई थी विडो होम से. तो क्या? So what? What has she do with your job? तुम्हारे जॉब से उसका क्या लेना देना? Gangu seemed to throw a heavy burden off his head onto the ground. Want to marry her, sir? गंगू अब ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये बात कह के गंगू ने अपने सिर से एक बहुत बड़ा बोझ जमीन पे उतार के रख दिया हो. कहने लगा, Want to marry her, sir. मैं उससे शादी करना चाहता हूँ श्रीमान जी. I gaped at him in amazement. Gape करना क्या होता है? Gape means to open the mouth in surprise. मुंह बाके जैसे हैरान होके मुंह बाया रह गया उसका, नरेटर का मुंह बाके ऐसे देखते रहे, उसे हैरान होके देखते रहे. This stupid Brahman with his old fashioned ideas who has remained entirely by the breezes of modernity wants to marry that loose woman whom no decent man would allow inside the house. कि ये बेवकूफ सा ब्राह्मण, stupid means बेवकूफ, with his old fashioned ideas जिसके विचार बहुत ही रूढ़िवादी हैं, ओल्ड फैशनड हैं, who has remained entirely untouched by the breezes of modernity, और आज तक इसके दिमाग में मॉडर्निटी जो होती है, आधुनिकता की हवा इसे अब तक नहीं लगी. मीन्स वह मॉडर्निटी नहीं जानता, आधुनिकतापन क्या होती है, आधुनिक विचारों का व्यक्ति नहीं है. और ये उस लूज वुमन से, लूज वुमन मीन्स बुरे चरित्र वाली महिला से शादी करना चाहता है. whom no decent man would allow inside the house. कोई भी सभ्य आदमी अपने घर में उसे आने की अनुमति नहीं देगा, ऐसी महिला के साथ वो शादी करने जा रहा है. गोमती had created much turbulence in our peaceful neighborhood. नरेटर कहते हैं, अपनी राय दे रहे हैं इस पैराग्राफ में कि गोमती ने हमारे शांतिपूर्ण नेबरहुड में, नेबरहुड लोकेलिटी में, हमारे आस पड़ोस में टर्बुलेंस का माहौल पैदा कर दिया. टर्बुलेंस मीन्स डिस्टर्बेंस, डिसऑर्डर, उथल पुथल कर दिया इस महिला ने हमारे मोहल्ले. शी हैड कम टू द विडोज होम मैनी ईयर्स अगो. कई साल पहले ये यहाँ पे जो विडोज होम है, विधवा महिलाओं के लिए जो शरण स्थल है, वहाँ आई थी. द होम्स एडमिनिस्ट्रेटर्स हैड गोटन हर मैरिड 3 times. और जो विडोज होम के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उन्होंने 3 बार इसकी शादी करवा दी थी. बट ईच टाइम शी रैन अवे इन ए फोर्टनाइट और ए मंथ्स टाइम. परंतु प्रत्येक बार वो 15 दिन में या 1 महीने के वक्त में वापस सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गई, फिर वहाँ इस विडोज होम में आ जाती है. दिस टाइम द हेड ऑफ द होम हैड थ्रोन हर आउट. जब ये तीसरी बार विडोज होम में आई तो जो वहाँ का प्रेसिडेंट है या हेड है उस विडोज होम का, उसने इसे निकाल दिया. शी हैड रेंटेड अ रूम इन द नेबरहुड. अब यह एक किराए के कमरे में नरेटर के आस पड़ोस में रहती है. एंड हैड बिकम अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द डिसोल्यूट मेन ऑफ द लोकेलिटी. और जो उस मोहल्ले के लोग हैं, कुछ हर मोहल्ले में ऐसे लोग होते हैं जो डिसोल्यूट टाइप के हैं, जिनका चरित्र थोड़ा ढीला है, उन लोगों के एंटरटेनमेंट का साधन बन गई है. आई वॉज एंगर्ड बाई द गंगू सिंप्लिसिटी बट आल्सो पिटीड हिम. मुझे गंगू के साधारणपन पे गुस्सा भी आ रहा था और तरस भी आ रहा था. पिटी करना, तरस खाना. इज दिस द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड दिस डोंकी कैन फाइंड टू मैरी. इस संसार में इस गधे को क्या यही महिला मिली थी शादी करने के लिए. शी हैज रन अवे फ्रॉम 3 husbands. इसने अब तक 3 पति छोड़ दिए हैं, उनको छोड़ के भाग आती है. हाउ लॉन्ग विल शी स्टे विद हिम. और गंगू के साथ कितनी देर तक ठहरेगी. इफ ही वर अ रिच मैन. यदि गंगू अमीर होता तो मामला डिफरेंट होता और परहैप्स शी वुड हैव स्टेड फॉर 6 months. शायद गंगू के साथ ये 6 महीने तक या 1 साल तक ठहर जाती अगर गंगू अमीर होता तो. दिस फेलो इज एज गुड एज ए ब्लाइंड मैन. ये व्यक्ति, ये गंगू तो लगता है एक अंधे आदमी से भी बदतर है, मतलब एक अंधा है. दे वॉन्ट गेट अलोंग फॉर ए वीक. और लगता है अगर इन्होंने शादी कर ली, मुझे नहीं लगता कि इनकी शादी 1 सप्ताह तक चल पाए. टेक्स्ट. I said in a warning tone, do you know this woman's life story? Gangu said, as if speaking of events he had witnessed with his own eyes. It's all lies, sir. People have defamed her for nothing. गंगू को जब नरेटर ने कहा कि तुम
उस महिला की लाइफ हिस्ट्री जानते हो, कहानी जानते हो, और नरेटर ने अपनी बात में थोड़ी सख्ताई लाते हुए और उसे चेतावनी देते हुए कहा। गंगू ने इस बात का जवाब इस तरीके से दिया जैसे कि उसने सारी घटनाओं को अपनी आंखों से देखा हो। विटनेस्ड मीन्स सीन, इट्स ऑल लाइज, ये सारा झूठ है सर। पीपल हैव डिफेम्ड हर फॉर नथिंग, लोगों ने गोमती को बिना मतलब के, फॉर नथिंग मीन्स बिना मतलब के, बदनाम किया है, डिफेम किया है। डिफेम करना, बदनाम करना। तो नरेटर उसकी बात पे चौंके, कहने लगे व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या अभिप्राय है, तुम्हारा क्या मतलब है। डिडंट शी रन अवे फ्रॉम 3 हस्बैंड्स, क्या वो अपने 3 पतियों को छोड़ के भागी नहीं है। दे थ्रू हर आउट, सो व्हाट कुड शी डू। अब गंगू कहता है कि सर उन्होंने उसे घर से निकाल दिया तो वो क्या कर सकती थी। और नरेटर कहते हैं व्हाट ए फूल यू आर, वुड anyone travel such long distances and spend thousands of rupees to marry a woman just in order to throw her out? What a fool you are. नरेटर गंगू को कहते हैं कि तुम कितने मूर्ख हो, कोई भला इतनी लंबी दूरी चल के हजारों रुपयों को खर्च करने के पश्चात एक महिला से इस वजह से शादी कराएगा कि कुछ महीनों के बाद उसे छोड़ दिया जाए। गंगू सेड विद डीप इमोशन, यह बात सुन के गंगू ने एक गहरे इमोशन को महसूस करते हुए कहा, सर अ वुमन कैन नॉट लिव वेयर देयर इज नो लव। A woman wants more than food and clothes, she wants some love too. गंगू बड़े गहराई के साथ लेखक को कहता है, एक डीप इमोशन के साथ कहता है कि सर कोई भी महिला उस घर में नहीं रह सकती जहां उसे भरपूर प्यार न मिले। A woman wants more than food and clothes, she wants some love too. महिला को भोजन और वस्त्रों के अलावा और भी कुछ चाहिए, उसे कुछ प्यार भी चाहिए। Those people think they have done a widow a great favor by marrying her. जिन 3 व्यक्तियों ने उससे शादी करी थी, जो उसके प्रीवियस हस्बैंड्स थे, उन्होंने उसके साथ शादी करी, वो ये सोचते थे कि उन्होंने एक विधवा से शादी करके उस पे एहसान कर दिया, फेवर कर दिया कोई। They want her to become theirs, body and soul. वे उसके आत्मा पे, उसके शरीर पे कब्जा करना चाहते थे, उसको फुली पोजेस करना चाहते थे, उस पे अपना राज करना चाहते थे, उसकी आत्मा पे, उसके शरीर पे। बट टू मेक अनदर पर्सन्स वंस ओन, वन हैज टू फर्स्ट बिकम द अदर पर्सन सर। गंगू फिर कहता है, आगे कहता है गंगू कि दूसरे को अपना बनाने से पहले आपको क्या करना होगा, पहले उस व्यक्ति को तुम्हें अपनाना होगा, उसे अपना बनाना होगा। बट टू मेक अनदर पर्सन वंस ओन, वन हैज टू फर्स्ट बिकम द अदर पर्सन सर। किसी को अपना बनाने से पहले आपको दूसरे का बनना पड़ता है। That's the thing, ये सच्चाई है, ये तथ्य है। And then she also suffers from an ailment, और इसके अलावा वो एक बीमारी से भी पीड़ित थी। She is possessed by a spirit, और एक आत्मा का प्रभाव था उस पे। She is possessed by a spirit means she was under the influence of some supernatural powers. गांव में देहात में कह देते हैं कि ओपरा असर था, किसी आत्मा का प्रभाव था। Sometimes she gets hysteric and falls down in a faint. हिस्टेरिक मीन्स पैनिकी, कई बार वो घबरा जाती थी, हिस्टेरिक हो जाती थी और बेहोश होकर नीचे जमीन पे गिर जाती थी। फेंट मीन्स वून होना, अर्ध चेतना में चले जाना, अनकॉन्शियस हो। नरेटर कहते हैं एंड यू विल मैरी सच ए वुमन, आई सेड शेकिंग माई हेड इन डिसमे, योर लाइफ विल बी रूइंड। नरेटर कहते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या तुम ऐसी महिला से शादी करोगे जो बीमार भी हो और कहीं पे भी वो बेहोश होके गिर जाए। और ये बात नरेटर ने अपना सिर निराशा में, डिसमे मीन्स डिसअपॉइंटमेंट, निराशा में अपना सिर हिलाते हुए कहा, योर लाइफ विल बी रूइंड, तुम्हारा तो जीवन नरक हो जाएगा, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। रूइंड मीन्स बर्बाद हो जाना। गंगू सेड साउंडिंग लाइक ए मार्टायर। अब गंगू नरेटर को इस तरीके से जवाब देता है जैसे वो एक शहीद हो, मतलब एक शहीद बनने के लिए तैयार हो, उसमें शहीद होने की भावना प्रबल हो, मजबूत हो। गंगू सेड साउंडिंग लाइक ए मार्टायर। मार्टायर क्या होता है? जो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, शहीद होने के लिए तैयार हो। आई थिंक माई लाइफ विल बी फुलफिल्ड सर, द रेस्ट इज गॉड्स विल। कहता है कि मुझे ऐसा लगता है, मैं सोचता हूँ कि मेरा जीवन सफल हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, और बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। द रेस्ट इज गॉड्स विल, बाकी ऊपर वाले के हाथ में होगा, उसकी इच्छा अनुसार होगा। स्टूडेंट्स नाउ कम टू पेज नंबर 97। अब पेज नंबर 97 पे चलते हैं।
आई सेड फॉर्मली, वार्तालाप दोनों का चल रहा है, गंगू का और नरेटर का। तो नरेटर फॉर्मली मीन सख्ताई से फिर कहा, कड़ाई के साथ कहा, हैव यू मेड अप योर माइंड, क्या तुमने अपना दिमाग तैयार कर लिया है, मेडअप कर लिया है, मीन्स आपने निर्णय कर लिया है, डिसीजन बना लिया तुमने। कहता है यस सर, हाँ जी। देन आई एक्सेप्ट योर रेजिग्नेशन, तो फिर तुम्हारा रेजिग्नेशन मैं स्वीकार करता हूँ, जो तुमने ये बात कही मैं तुम्हें कार्यभार मुक्त करता हूँ। I am not a slave to meaningless conventions and useless principles, but it would certainly be problematic to employ a man who marries a wicked man. I am not a slave to meaningless conventions. हालांकि मैं जो meaningless conventions होती है, conventions क्या होती हैं, रीति रिवाज, पुराने चले आ रहे रूढ़िवादी विचार, उनका गुलाम नहीं हूँ। एंड यूजलेस प्रिंसिपल्स, खाम खा मैं कोई असूल बना लूँ जिनका कोई उपयोग ना हो, बेकार के प्रिंसिपल्स हों, असूल हों, परंतु बट इट वुड सर्टनली बी प्रॉब्लमैटिक टू एम्प्लॉय ए मैन हु मैरीज ए विकेड वुमन। नरेटर ये कहना चाहते हैं, यदि उन्हें उस महिला के बारे में ना पता होता, इतनी जानकारी ना होती, तो शायद वो उसको कंटिन्यू करवा देते नौकरी के लिए, अपने घर में एज ए सर्वेंट रख लेते। परंतु उन्हें पता था, नरेटर को पता था कि वो महिला उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे, इसलिए वो गंगू को एज ए सर्वेंट अपने घर में नहीं रखना चाहते। फ्रेश कॉम्प्लिकेशंस विल अराइज एवरी डे, न्यू dilemmas will crop up, the police might come calling, lawsuits might ensue, quite possibly thefts might occur। तो ये डर थे नरेटर के दिमाग में। वो जो कॉम्प्लिकेशंस नरेटर सोच रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को वो घर में शरण दे, उसे एज ए सर्वेंट रखे, जिसकी पत्नी एक बुरी महिला हो, एक विकेट टाइप की महिला हो, नारी हो, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ये डर नरेटर को खाए जा रहे थे। और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं वो बता रहे हैं इस पैराग्राफ में, कि प्रत्येक दिन कोई ना कोई झगड़ा हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन खड़ा हो सकता है, समस्या। न्यू डिलेमास विल क्रॉप अप, डिलेमा क्या होते हैं, दुविधा। जब कोई घर में समस्या आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी उस गंगू की वजह से, गंगू की पत्नी की वजह से, तो वो डिलेमा, दुविधा में रहेगा कि गंगू को नौकरी से निकालूं या ना निकालूं। लॉ सूट्स हो सकते हैं, हो सकता है नरेटर के खिलाफ कोई, उसकी जो पत्नी है कोई लॉ सूट कर दे। लॉ सूट का मतलब उसके ऊपर इल्जाम लगा दे और कानूनी कार्रवाई करवा दे। इंस्यू मींस बिगिन होना, शुरू होना, मतलब उसके खिलाफ कोई कोर्ट कचहरी में कोई कानून का सहारा ले ले, झूठा इल्जाम उस पर लगा दे कोई। क्वाइट पॉसिबल है, और ये बिल्कुल संभव हो सकता है कि उनके घर में चोरियां भी होने लग जाए, थेफ्ट्स होने लगे। अकर मीन्स घटित होना, और क्वाइट मीन्स बिल्कुल, पॉसिबली संभवतः। क्रॉप अप मीन्स क्रिएट होना, पैदा होना। इट्स बेस्ट टू अवॉइड दिस स्वैम्प। नरेटर निष्कर्ष निकालते हैं कि बेस्ट वे उनके लिए क्या है कि इस गंदगी से, स्वैम्प क्या होती है, दलदल, मार्श, बॉग, इस दलदल से बचा जाए जिसमें समस्याएं पैदा हो जाए उनके लिए। लाइक ए स्टार्विंग क्रीचर, गंगू हैड सीन ए पीस ऑफ ब्रेड एंड वाज रशिंग टुवर्ड्स इट। और गंगू के बारे में सोच रहे हैं, नरेटर कहते हैं कि गंगू को जैसे कोई भूखा व्यक्ति हो और उसे एक ब्रेड का आधा खाया हुआ पीस मिल जाए, टुकड़ा मिल जाए, और वो भूख से प्रताड़ित हो रहा है, भूख से तड़प रहा है और ब्रेड के टुकड़े की तरफ उसे खाने के लिए भागता है, तो वो हाल गंगू का था। गंगू की पत्नी की तुलना नरेटर यहाँ पे एक ब्रेड के पीस से कर रहे हैं, जो कि आधा खाया हुआ है, सूखा हुआ ब्रेड है, अनफिट टू ईट, और खाने के लायक भी नहीं है। तो नरेटर गंगू की तुलना एक भूखे व्यक्ति के साथ करते हैं, और जिसे एक कोई सूखा हुआ सा, आधा खाया हुआ और जो खाने लायक भी ना हो, वो ब्रेड पीस मिल जाए और वह व्यक्ति उस ब्रेड पीस को खाने को तैयार हो जाए। He was unable to use his mental faculties। नरेटर के अनुसार अब गंगू इतना प्रभावित हो चुका है अपनी होने वाली पत्नी से, गोमती से, कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, उसका मेंटल फैकल्टीज एक किस्म से बंद हो चुकी है उसके लिए। I thought it in my best interest to sever connections with him। मैंने ये निर्णय कर लिया, एक किस्म से ये सोचा कि अब गंगू के साथ अपना जो कनेक्शन था वो सेवर कर लिया जाए, उसे काट दिया जाए, स्प्लिट कर दिया जाए, वही नरेटर के इंटरेस्ट में होगा, उसकी भलाई में होगा। 5 months passed। 5 महीने गुजर गए। गंगू हैड मैरिड गोमती एंड वाज लिविंग इन ए थैच्ड हाउस इन द सेम नेबरहुड। अब गंगू ने उस महिला से, गोमती से शादी कर ली, और नरेटर के पड़ोस में ही वो एक छप्पर वाले घर में रह रहा है। जैसे ये थैच्ड हाउस, ये छप्पर वाला घर है, आप देख रहे हैं कि ईक आउट करना होता है, टू गेट विद डिफिकल्टी, लिविंग बाय सेलिंग स्नैक्स फ्रॉम ए कार्ट। अब वो एक किसी रेहड़ी पे
स्नैक्स वगैरह लेके उन्हें बेचने जाता है और थोड़ी बहुत उसे आमदनी हो जाती है। ईक आउट मीन्स कमाना, मुश्किल से कमाना। Whenever I met him in the market, I would stop to inquire how he was doing. जब कभी भी मुझे मार्केट में वो मिलता है तो मैं उसे रोकता हूँ ये पूछने के लिए, इंक्वायर करने के लिए, पूछताछ करने के लिए कि कैसा चल रहा है उसका जीवन। I had become very interested in his life. मैं उसके जीवन में काफी दिलचस्पी लेने लग गया था। It was like an experiment on not just a social but also a psychological question. नरेटर एक प्रकार से एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये जो उनके दिमाग में प्रश्न चल रहा था ये नहीं था कि नरेटर उससे सोशल थे, उसके साथ इस वजह से पूछताछ करते थे कि उससे एक सामाजिक प्राणी के नाते उससे सहानुभूति रखते थे, बल्कि वो जो उनका क्वेश्चन था साइकोलॉजिकल लेवल पे कि इस महिला से ये कैसे निभा पाएगा, तो उसके बारे में वो जानना चाह रहे थे, उस पे अपने आप को परख रहे थे। I wanted to see how things would turn out। था नरेटर ये कहते हैं कि वो ये जानना चाहते थे कि घटनाएं इसके जीवन में जरूर घटित होंगी, कुछ ना कुछ टर्न अप होगा, कुछ अजीब होगा इसके साथ घटित। I always saw गंगू लुकिंग cheerful। परंतु नरेटर कहते हैं कि जब कभी भी गंगू उन्हें मिला मार्केट में तो उसका चेहरा खिला हुआ होता, वो खुश होता, चीयरफुल होता। I could clearly see in him the energy and self-respect born out of prosperity and freedom from worry। गंगू के चेहरे पे नरेटर एक खास किस्म की एनर्जी देखते, एक ऊर्जा देखते, एक सेल्फ रिस्पेक्ट देखते, आत्मसम्मान की भावना देखते, जो कब पैदा होती है जब कोई व्यक्ति धनी हो और स्वतंत्र भी हो, उसे कोई चिंता ना हो, हर प्रकार की चिंता मुक्त हो, प्रोस्परस हो, वो वेल्दी हो, मीन्स सक्सेसफुल हो, सफल हो, जैसे कि उसकी शादी बहुत बड़ी सफलता हो चुकी है। और नरेटर चाहते थे कि कुछ और सुनने को मिले। He sold goods worth ₹1 or 20 annas every day। गंगू अपना सामान बेचता था, उसकी कुल मिला के वैल्यू ₹1 या 20 अन्नास की होती। 16 अन्ने उन दिनों में ₹1 में होते थे। जब प्रेमचंद जी ने ये स्टोरी लिखी तो उन दिनों में ₹1 में 16 अन्ने होते थे, तो 20 अन्ने का मतलब ₹1.25। आफ्टर डिडक्टिंग द इन्वेस्टमेंट, जो पैसा उसने उन चीजों पे लगाया उसको डिडक्ट करने के बाद, डिडक्ट करना होता माइनस करना, घटाना, ही गॉट ए प्रॉफिट ऑफ 8 or 10 अन्नास, उसे 8 या 10 अन्ना का प्रॉफिट हो जाता। दिस वाज हिज इनकम, ये उसकी इनकम होती। उन दिनों रुपए की कीमत बहुत ज्यादा होती थी। देसी घी ₹1 ₹2 किलो तो ये 60s में मिलता था, 70s में भी, और ये तो पहले की कहानी है। उन दिनों में तो बहुत सस्ते चीजें होती थी, चीजों के दाम बहुत कम होते थे। और दिस वाज हिज इनकम, ये उसकी इनकम होती। बट ही वाज ब्लेस्ड बाय सम गॉड because he showed no sign of shamelessness, the deprivation found in others of his class। भगवान का उसे आशीर्वाद था कि वो ऐसी परिस्थितियों में भी वो खुश था और ना तो शर्मिंदगी का चिन्ह उसके चेहरे पे दिखाई देता, ना उसके चेहरे पे डिप्रिवेशन की भावना नजर आती। shamelessness and deprivation found in others of his class, जैसे उसके श्रेणी के लोगों में इम्पोर्टेंट चीजों की कमी होती, डिप्रिवेशन होता, वो भी उसके चेहरे से नजर न आता। द डिग्निटी एंड जॉय ऑन हिज फेस कुड अराइज ओनली फ्रॉम इनर पीस, और जो चेहरे पे उसके एक आत्मसम्मान की भावना, डिग्निटी और खुशी की भावना नजर आती है, वो तो इनर पीस से ही आ सकती है जो वह अपने अंदर महसूस करता था। One day I heard that गोमती had run away from गंगू's house। एक दिन क्या होता है कि नरेटर को पता चलता है कि गोमती, गंगू के घर से उसकी पत्नी गोमती भाग गई। I don't know why I experienced a strange pleasure at the news। नरेटर यहाँ ऑनेस्टली कहते हैं कि उन्हें पता नहीं क्यों ये फीलिंग आई, ये अजीब सी फीलिंग, उनके अंदर एक खुशी की भावना महसूस हुई, एक अजीब सा फीलिंग उन्हें लगा इस न्यूज़ पे, जैसे वो इसी न्यूज़ की इंतजार में थे, प्रतीक्षा में थे, यही समाचार वो सुनना चाह रहे थे कि गंगू की पत्नी भाग गई। एक अजीब सी बात उन्हें अनुभव हुई। आई हैड फेल्ट ए सर्टन एनवी ऑफ गंगूज कंटेंटेड एंड हैप्पी लाइफ। जब भी गंगू नरेटर को मिलता था, जब उसके चेहरे पे संतुष्टि मिलती, उसका चेहरा खिला खिला रहता और नरेटर को पता चलता है कि गंगू खुश है अपने जीवन में, तो नरेटर के अंदर एक अजीब सी ईर्ष्या पैदा होती। एनवी, जेलसी में थोड़ा फर्क होता है। जेलसी पूरी तरह से नेगेटिव होती है, एनवी थोड़ी ऐसी चीज होती है जिसकी कामना दूसरा व्यक्ति करता है। आई वॉज वेटिंग
फॉर समथिंग अनएक्सपेक्टेड। नरेटर कुछ अनएक्सपेक्टेड की उम्मीद कर रहा था कि ऐसी बात जो अनएक्सपेक्टेड हो जाए, अनएक्सपेक्टेड जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। ये इतना खुश है, वो सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, शायद जो नरेटर उम्मीद कर रहा था वो घटित नहीं होगा, इसलिए वो अनएक्सपेक्टेड थी। इसलिए वह बात नरेटर के लिए अनएक्सपेक्टेड थी कि वो शायद अब ना घटित हो, अब उसकी पत्नी शायद ना भागे। सम डिजास्टर मीन्स बर्बादी, रुइन। सम शेमफुल इंसिडेंट, कुछ ऐसी बात हो जो शर्मिंदगी लाए उसके लिए, गंगू के लिए, कि वो घटित हो जाए। ये चीजें, नेगेटिव बातें वो गंगू के लिए सोच रहे थे नरेटर। दिस न्यूज डाउज्ड माई एनवी। अब जब ये घटित हो गई, जब नरेटर को पता चल गया कि गंगू की पत्नी भाग गई है, तो नरेटर के अंदर जो एनवी थी अब वो डाउज्ड होगी। डाउज करना जैसे आग लगी हो, उस पे पानी गिर जाए और आग बुझ जाती है, वो एनवी की जो आग थी नरेटर के मन में वो बुझ जाती है। अब खुश हो गया नरेटर अंदर ही अंदर, अब आया मजा, अब लगा पता उसे। बड़ी उसकी तरफदारी कर रहा था कि वो तो सर ऐसे है, मैं तो उससे शादी उसी से ही करूंगा, उसकी बहुत प्रशंसा करता था। द राइटर हैड बिकम वेरी मच क्यूरियस टू नो अबाउट गंगूज लाइफ। आप जानते ही हैं कि जो नरेटर हैं इस कहानी के, वो बहुत ही जिज्ञासु बन चुके थे, क्यूरियस हो चुके थे गंगू के जीवन के बारे में जानने के लिए। Actually, the narrator wished something disastrous to happen in Gangu's life. वास्तव में क्या चाहते थे नरेटर, वो गंगू के जीवन में कुछ उल्ट, वो ये देखना चाहते थे कि गंगू की पत्नी उसको छोड़ के कब जाए, कब भागे। But whenever he met Gangu at marketplace, he found him with a smiling face. परंतु होता विपरीत, जब भी नरेटर को गंगू मार्केट प्लेस में मिलता तो गंगू का चेहरा खिला खिला होता, वो स्माइल करता हुआ होता उसके सामने। लेट्स गो अहेड, अब आगे बढ़ते हैं टेक्स्ट को लेके। फाइनली व्हाट आई हैड बिलीव्ड वुड हैपन हैड हैपेंड। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका इंतजार नरेटर को था, जिस बात के लिए वो इतने जिज्ञासु थे कि कुछ हो क्यों नहीं रहा, गंगू के जीवन में घटित क्यों नहीं हो रहा कुछ, उसकी पत्नी उसको छोड़ के क्यों नहीं जा रही। तो जिस बात की उम्मीद थी नरेटर को वही घटित होगी। फाइनली द इडियट हैड सफर्ड द पनिशमेंट फॉर हिज शॉर्ट साइटेडनेस। आखिरकार गंगू को उसकी मूर्खता की सजा मिल गई। फाइनली द इडियट हैड सफर्ड द पनिशमेंट फॉर हिज शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस क्या होती है? जिसमें दूरदृष्टिता नहीं होती। जब आप दूरगामी परिणामों को इग्नोर कर देते हो, आने वाले दुष्परिणाम होंगे उनको आप भूल जाते हो कि क्या होने वाला है। कहीं एक्शन लेने से पहले हमें ये भी देखना होता है कि उसके कोई दूरगामी परिणाम तो नहीं होंगे, कुछ गलत तो नहीं होगा। दिस इज ए शॉर्टकमिंग इन ए पर्सन when he is not able to foresee the consequences of an action that is being taken in the present. Let's see what face he puts on. The narrator does not want to see his cheerful face indeed. अब नरेटर अपने मन ही मन में सोचते हैं, अब देखते हैं कि उसका चेहरा कैसा हो जाएगा। अब वो अपनी बात को किस तरीके से मुझे बताएगा, अपने चेहरे पे वो किस तरह के हाव भाव प्रकट करेगा। वास्तव में द नरेटर डज नॉट वांट टू सी हिज चीयरफुल फेस इंडीड, क्योंकि गंगू ने नरेटर की बात नहीं मानी और गोमती से शादी कर ली। तो इस वजह से नरेटर मन ही मन में ये सोचते थे कि उसका खुशहाल चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा उसके सामने ना आए। गंगू के चेहरे पे वो मुस्कुराहट दोबारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसने गलती की है और गोमती जिसके बारे में सब कुछ इतना पता था उससे शादी की है। Now his eyes will be opened and he will realize what those who advised him against this marriage were his well-wishers. Now his eyes will be opened. नरेटर सोचते हैं, कह रहे हैं मन ही मन में कि अब उसकी आंखें खुल गई होंगी और उसे ये महसूस हो गया होगा, रियलाइज हो गया होगा कि जो लोग उसे एडवाइस करते थे, नसीहत देते थे, वो कोई और नहीं थे, वो उसके वेल विशर्स थे, उसका भला सोचने वाले थे, उसके मित्र थे, दुश्मन नहीं थे। At that time he behaved as if he had come across some rare treasure or as if the gates of liberation had opened to him. उस वक्त जब नरेटर और दूसरे लोग भी शायद
उसको गंगू को सलाह देते होंगे कि इस महिला से शादी मत कीजिए, और क्योंकि वो उसका पास्ट जानते हैं। और उस वक्त गंगू को ये लगता होगा कि ये सब बकवास कर रहे हैं, उसके खिलाफ भड़का रहे हैं उसे। और गंगू को अपनी पत्नी ऐसी प्रतीत होती थी जैसे कि उसे रेयर ट्रेजर मिल गया हो, कोई दुर्लभ, रेयर मीन्स दुर्लभ, ट्रेजर खजाना मिल गया हो, या फिर एज इफ मीन्स जैसे कि द गेट्स ऑफ लिबरेशन हैड ओपन टू हिम, स्वतंत्रता के जो द्वार हैं, गेट्स हैं, वो उसके लिए खुल गए हो। सो मैनी पीपल told him that this woman was not worthy of trust। इस वजह से बहुत से लोगों ने उसे ये सलाह दी थी, समझाया था कि वह महिला ट्रस्ट के काबिल नहीं है, विश्वास के काबिल नहीं है। वर्दी मीन्स काबिल होना। And had betrayed several others and would betray him too, but that advice was like water off a duck's back। और वो लोग उसको कहते थे, समझाते थे कि उस महिला ने कईयों को धोखा दिया है, बिट्रे किया है, और निश्चित है कि ये गंगू को भी धोखा देगी, उसे भी धोखा देगी, परंतु वो जो नसीहत थी गंगू के लिए वो निरर्थक होती, उसका कोई प्रभाव उसके ऊपर ना पड़ता। जिस तरह से यहाँ पे इडियम यूज किया गया है, लाइक वाटर ऑफ ए डक्स बैक। डक जानते ही आप, ये बतख, अगर उसके ऊपर पानी फेंक दिया जाए तो वो पानी टिकता नहीं है, क्योंकि उसके पंख मुलायम होते हैं, रेशमी होते हैं, उन पे पानी नहीं टिकता। तो इस तरह से जो भी सलाह उसको दी जाती तो उस पर कोई प्रभाव उसका ना होता। नाउ आई विल सी हाउ ही इज डूइंग। नरेटर मन ही मन में सोचते हैं, चलो देखते हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है। और मैं ये पूछूंगा उससे, वेल सर, आर यू हैप्पी विद दिस बून फ्रॉम योर गॉडेस और नॉट। हाँ श्रीमान जी, ये बताइए कि क्या आप अपनी पत्नी से खुश हैं, अपनी पत्नी जो कि तुम्हें एक वरदान के रूप में मिली है, उससे खुश हैं। You never tired of praising her and said that people spoke against her merely from ill will। और तुम तो कभी उसकी प्रशंसा करते हुए थकते नहीं थे, और तुम ये भी कहा करते थे कि लोग तो उसके बारे में अनस्टंट वैसे ही बकते रहते हैं, वैसे ही के कारण, इल विल क्या होती है, दुर्भावना के कारण वो उसके खिलाफ बोलते रहते हैं। merely मीन्स सिर्फ, दुर्भावना की वजह से लोग उसके खिलाफ हैं। Now tell me who was mistaken। अब बताओ कि गलती किसकी थी। The same day, by chance, I ran into Gangu in the marketplace। उसी दिन बाई चांस नरेटर मार्केट प्लेस में गंगू से मिलते हैं। अचानक मिलना हो गया उनका। He was upset। वो डिस्टर्ब्ड था, अपसेट था। एजिटेटेड, वरीड और गुस्से में भी था, कुछ चिंतित भी था और गुस्से में भी था। एजिटेटेड मीन्स वरीड एंड एंग्री। कंप्लीटली लॉस्ट, पूर्ण तरह से खोया हुआ सा। As soon as he saw me, his eyes filled with tears। जैसे ही गंगू ने नरेटर को देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। पेज नंबर 98। He came to me and said। वह मेरे पास आया और बोला, not with embarrassment। कोई शर्मिंदगी उसके चेहरे पे नहीं थी, कोई ऑकवर्डनेस, कोई अटपटी भावना उसके चेहरे पे दिखाई नहीं दे रही थी। एम्बेरसमेंट, द फीलिंग दैट मेक्स यू फील समवट अशेम्ड एंड ऑकवर्ड। एम्बेरसमेंट एक भावना होती है जिस भावना की वजह से इंसान कुछ शर्मिंदगी महसूस करता है, परंतु गंगू ऐसा महसूस नहीं कर रहा था, बल्कि वो कहता है बट विद पेन, परंतु वो थोड़े पीड़ा में, जैसे उसे दर्द महसूस हो रहा हो, जैसे उसे काफी मानसिक पीड़ा थी। सर, गोमती हैज बिट्रेड मी टू। बड़े दर्द के साथ उसने शब्द कहे, श्रीमान जी, गोमती ने मुझे भी धोखा दे दिया। बिट्रे करना, धोखा देना। आई सेड विद क्रूअल प्लेजर बट प्रिटेंडेड सिंपैथी। मन ही मन में नरेटर के एक प्लेजर महसूस कर रहे थे नरेटर, एक क्रूअल प्लेजर, एक ऐसी प्लेजर जो आमतौर पे हमें महसूस नहीं करनी चाहिए, एक निर्दयतापूर्ण प्लेजर। बट प्रिटेंडेड मीन्स दिखावा करना। नरेटर ने उसके प्रति सिंपैथी क्या होती है, दया की भावना महसूस करते हुए कहा, आई टोल्ड यू सो बट यू वुडंट लिसन। मैं बता तो रहा था तुम्हें, मैंने बताया तो था तुम्हें उसके बारे में, परंतु तुम सुन ही नहीं रहे थे। नाउ यू मस्ट एंड्योर द कॉन्सिक्वेंसेस। अब तो तुम्हें दुष्परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, बुरे परिणाम सहन करने ही पड़ेंगे। एंड्योर मीन्स सहन करना। नाउ यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक। अब तो तुम्हें दुष्परिणाम सहन करने पड़ेंगे। व्हाट एल्स कैन यू डू। और क्या कर सकते हो तुम। डिड शी टेक ऑल योर मनी और डिड शी लीव एनीथिंग फॉर यू। क्या वो तुम्हारा पैसा भी ले गई है, क्या उसने कुछ छोड़ा है तुम्हारे लिए। गंगू पुट हिज हैंड ऑन हिज ब्रेस्ट एज इफ हिज हार्ट वाज वुंडेड बाय माय वर्ड्स एंड सेड। जब गंगू ने ये बात सुनी कि क्या वो पैसा ले गई है, कुछ छोड़ के भी गई है तुम्हारे लिए, तो गंगू ने अपना हाथ अपनी छाती पे इस तरह रखा
जैसे नरेटर के शब्दों से उसके दिल पे कड़ा प्रहार हुआ हो, बहुत चोट लगी हो, दिल पे ऐसे हाथ रख के कहते नहीं नहीं सर, ओ नो सर, डोंट से सो, ऐसा मत कहिए, शी हैजंट टच्ड ए थिंग, उसने तो घर में एक भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, शी इवन लेफ्ट बिहाइंड हर ओन थिंग्स, वह तो अपनी चीज़ों को भी घर में छोड़ के चली गई है। आई डोंट नो व्हाट डिफेक्ट शी सॉ इन मी, मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर उसने कौन सी कमी उसने देख ली थी, उसे क्या कमी मेरे अंदर नज़र आई। आई वॉज नॉट वर्दी ऑफ हर, लगता है मैं उसके काबिल नहीं था। वट एल्स कैन आई से, और मैं क्या कह सकता हूँ श्रीमान जी। इस तरह से गंगू ने नरेटर को कहा। शी वॉज एजुकेटेड एंड आई एम कम्प्लीटली लिटरेट, फिर गंगू कहता जाता है कि वो तो एक पढ़ी लिखी नारी थी और मैं अनपढ़ गुमार। इट वॉज सरप्राइजिंग दैट शी स्टेड विद मी सो लॉन्ग, और ये तो हैरानी की बात है कि इतने दिन वो मेरे साथ निभा गई, इतने दिनों तक वो मेरे साथ रह के गई है। इफ़ आई हैड स्टेड विद हर वाइल लॉन्गर आई वुड हैव बिकम ए मैन, अगर वह कुछ देर और उसके साथ ठहर जाती तो शायद वह एक भला आदमी बन जाता, एक असली रूप में इंसान बन जाता। वट कैन आई टेल यू अबाउट हर सर, और क्या बताऊँ उसके बारे में। वट एवर शी मे हैव बीन टू अदर्स, टू मी शी वॉज ए गिफ्ट सेंट बाई सम गॉड, औरों के लिए वो कुछ भी हो सकती है, परंतु मेरे लिए तो ईश्वर की भेजी हुई एक गिफ्ट थी, एक तोहफा था, मेरे लिए वो भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद था। आई डोंट नो व्हाट मिस्टेक आई मेड, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या गलती कर दी, बट आई स्वेयर शी नेवर सो मच लुक्ड एंग्री, परंतु मैं कसम खा के कहता हूँ कि वो कभी भी मेरे सामने गुस्सा नजर नहीं आई और उसने मुझ पे कभी गुस्सा भी नहीं किया। वट आई एम सर, आई एम ए लेबरर, मैं हूँ क्या, मैं तो एक मजदूर आदमी हूँ। वर्थ 10 or 12 अन्नाज, अधिक से अधिक मेरी कमाई क्या हो सकती है, 10 या 12 अन्ने। But she was so blessed that she made this little go a long way and we never felt that we lacked in anything. She was so blessed, वो इतनी भली थी कि मेरे साथ इतना लंबा समय बिता के गई है और we never felt that we lacked anything, और घर में हमने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया कि हमारे घर में किसी चीज़ की कमी थी, किसी वस्तु की कमी थी। I was deeply disappointed, मैं बहुत ही निराश हुआ। नरेटर कहते हैं I had expected him to recount a tale of her infidelity and I would have sympathized with his blind devotion. नरेटर कुछ और सोच रहे थे, वो सोच रहे थे कि गंगू नरेटर के सामने उस महिला की इनफाइडेलिटी के बारे में कहानी सुनाए। इनफाइडेलिटी क्या होती है? द एक्ट ऑफ बीइंग बिट्रेड इन मैरिड लाइफ बाय एनी ऑफ द पार्टनर्स। शादीशुदा जीवन में जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को धोखा देता है, किसी और के साथ उसके संबंध होते हैं, तो उस तरह की कहानी नरेटर सुनना चाह रहे थे। अगर वो गोमती की बेवफाई की कहानी वह बताता तो उसके अंधे विश्वास पे सहानुभूति प्रकट करता। बट दिस फूल्स आईज वर नॉट येट ओपन, परंतु इस बेवकूफ की आंखें अभी भी नहीं खुली। He was still singing her praises, वह तो अभी भी उसकी कहानियाँ, उसकी प्रशंसा किए जा रहा था। He was definitely seemed mentally disturbed, वह तो निश्चित तौर पे mentally disturbed मुझे प्रतीत हो रहा था। ऐसा व्यक्ति लग रहा था जैसे उसका मानसिक संतुलन खो गया हो। I started a cruel joke, मैंने उसके साथ एक भद्दा सा मजाक किया, एक क्रूअल जोक जो जिसमें थोड़ी सी तीखापन होता है, निर्दयता होती है। सो शी डिडंट टेक एनीथिंग फ्रॉम योर हाउस, नरेटर कहने लगे अच्छा तो तुम्हारे घर से वो कुछ भी नहीं चुरा के गई। नो सर, नॉट ए सिंगल थिंग, गंगू कहता है नहीं सर, बिल्कुल भी एक भी चीज नहीं। एंड शी लव्ड यू अ लॉट टू, और वो तुमसे बहुत प्यार करती थी। व्हाट कैन आई से सर, मैं क्या कहूँ आपको। आई विल रिमेम्बर दैट लव टिल माई डाइंग डे, मैं तो उस प्यार को अंतिम सांस तक याद करूंगा। एंड येट शी left you and went away, नरेटर कहते हैं फिर भी वो तुम्हें छोड़ के चली गई। That's what surprising sir, ये बात तो हैरान करती है मुझे श्रीमान जी। Have you ever heard of a woman's frailty? अब नरेटर उससे पूछते हैं कि क्या कभी तुमने महिला की कमजोरी के बारे में सुना है। ओ सर, डोंट से सो सर, श्रीमान जी ऐसा मत कहिए। Even if someone puts a knife to my throat, I won't stop singing her praises, यदि मेरे गले पे कोई चाकू भी रख दे तब भी मैं उसकी प्रशंसा करते हुए रुकूंगा नहीं। फिर नरेटर कहते हैं, हताश होके कहते हैं
थे, देन गो फाइंड हर, तब तो फिर तुम जाओ उसे तलाश करो। यस सर, आई वोंट रेस्ट अंटिल आई फाइंड हर। हाँ बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल भी आराम नहीं करूंगा जब तक उसको मैं ढूंढ ना लूं। इफ ओनली आई कैन फाइंड आउट वेयर शी इज, आई विल गो इमीडिएटली एंड फेच हर। काश कि मुझे पता चल जाए कि वो कहाँ है, तो मैं तुरंत ही, इमीडिएटली मीन्स तुरंत ही वहां जाऊं और उसे लेके आ जाऊं। फेच करना होता है जाके लाना, ब्रिंग करना वन वे होता है, उसमें एक साइड से कोई खड़ा है उसको कहो ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, वो एक तरफ आपके पास आ गया। लेकिन जब जाके लाओगे तो फेच यूज होता है आमतौर पे, वैसे तो दोनों वर्ड को एक दूसरे के सिनोनिम मान लेते हैं। एंड सर माई हार्ट सेज, और श्रीमान जी मेरा दिल कहता है, दैट शी विल डेफिनेटली रिटर्न विद मी, कि वो मेरे साथ वापस आ जाएगी, निश्चित तौर पे मेरे साथ लौट आएगी। यू विल सी, तुम देखोगे। शी डिडंट लीव ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग एंग्री विद मी, वो मुझे छोड़ के इसलिए नहीं गई कि वो मुझसे नाराज थी। माई हार्ट कैन नॉट एक्सेप्ट दिस, मेरा दिल ये बात नहीं मानता। आई विल गो एंड रोम अराउंड जंगल्स एंड माउंटेन्स फॉर ए कपल ऑफ मंथ्स, मैं 2-4 महीने जंगलों में घूमूंगा, पहाड़ों पे जाऊंगा, अगर मैं जीवित रहा तो मैं उसे लेके आऊंगा। आई विल सी यू अगेन, मैं तुम्हें जरूर मिलूंगा और अपनी पत्नी से आपकी मुलाकात करवाऊंगा, ये शायद वो कहना चाहता है। सो सेइंग ही वेंट ऑफ, ये कहते हुए वह चला गया। लुकिंग लाइक ए मैडमैन, जैसे वो पागल व्यक्ति हो इस तरह वो दिखाई दे रहा था। उसके अंदर एक जुनून था अपनी पत्नी को वापस लाने का। आफ्टर दिस आई हैड टू गो टू नैनीताल फॉर वर्क नॉट प्लेजर, इसके पश्चात नरेटर को नैनीताल जाना पड़ा, खुशी के लिए नहीं बल्कि काम के लिए। आई रिटर्न आफ्टर मंथ, और मैं 1 महीने के बाद लौट आया। एंड हैड नॉट इवन चेंज्ड माई क्लोथ्स, और अभी मैंने अपने कपड़े चेंज भी नहीं किए थे। व्हेन आई सॉ गंगू स्टैंडिंग बिफोर मी कैरिंग ए न्यू बॉर्न बेबी, कि तब मैंने गंगू को अपने सामने खड़ा पाया और उसकी बाहों में उसका एक छोटा नवजात शिशु था। एक न्यू बॉर्न मीन्स मतलब छोटा बच्चा उसकी गोद में था। आप जानते हैं कि नरेटर कुछ समय के लिए नैनीताल किसी कारणवश गए थे, काम था उन्हें, तो जब वो लौट के आए तो उन्होंने अभी पूरी तरह से अपने वस्त्र भी नहीं बदले थे कि अपने सामने गंगू को पाया। और गंगू इतना खुश था, अत्यंत खुश था, उसके चेहरे पे संतुष्टि झलक रही थी, खुशी की एक लहर उसकी आंखों में नजर आ रही थी। और यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं नरेटर, कहते हैं परहैप्स नॉट इवन नंद वाज एनरैप्चर्ड, एनरैप्चर्ड मीन्स एक्सट्रीमली प्लीज्ड, एक्सट्रीमली हैप्पी व्हेन ही अडॉप्टेड द बेबी कृष्णा, कि जब नंद जी कृष्ण जी को पाके इतने खुश थे, अत्यंत खुश थे, तो वही खुशी गंगू के चेहरे पे नजर आ रही थी। गंगू अपीयर टू बी बर्स्टिंग एट द सीम्स विद जॉय, ये इडियम भी वही मतलब देता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी खुशी का ठिकाना ना हो, ऐसा लगता है कि खुशी उससे बाहर निकल आ रही थी, मतलब वो खुशी को कंट्रोल करने में असमर्थ था। खुशी साफ उसके चेहरे पे नजर आ रही थी, उसकी आंखों में नजर आ रही थी। A hymn of gratitude and devotion seemed to rise from his face and eyes. उसकी आंखों से, उसके चेहरे से एक खुशी का गीत फूट रहा था। उसकी आंखों में और चेहरे पे जो ग्रेटिट्यूड होता है, कृतज्ञता की भावना होती है, एक अटैचमेंट की भावना होती है, वो साफ नजर आ रही थी। एंड हिज एक्सप्रेशन वाज लाइक दैट ऑफ ए स्टार्विंग बेगर हु हैज जस्ट हैड ए हार्टी मील। और नरेटर यहाँ कंपैरिजन पे कंपैरिजन किए जा रहे हैं, और अब वो कंपैरिजन करते हैं कि जैसे भूखा भिखारी होता है, एक कोई भिखारी बहुत ही अधिक भूखा है, अचानक उसको पेट भर के खाना मिल जाए और खाना खाने के पश्चात जो उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन आता है संतुष्टि का, सेटिस्फैक्शन का, वो एक्सप्रेशन गंगू के चेहरे पे नजर आ रहा था। तो नरेटर पूछते हैं उससे, वेल सर, हैव यू फाउंड आउट एनीथिंग अबाउट मैडम गोमती? हाँ श्रीमान जी, बताइए कि क्या तुम्हें श्रीमती गोमती के बारे में कुछ पता चला है? यू हैड गॉन इन सर्च ऑफ हर, आप उसकी तलाश में गए थे। गंगू बेयरली एबल टू कंटेन हिज जॉय, अब गंगू, बेयरली का मतलब यहाँ पे हार्डली है, मुश्किल से, अपने जॉय पर, जॉय मीन्स खुशी पर कंट्रोल करने में असमर्थ था। मीन्स ही कुड नॉट कंट्रोल हिज हैप्पीनेस, हिज जॉय। बहुत इत्मीनान के साथ बोला, यस सर, थैंक्स टू योर ब्लेसिंग। हाँ श्रीमान जी, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, उसके लिए धन्यवाद। आई डिड मैनेज टू फाइंड हर, मैं अपनी पत्नी को फाइंड करने में, उन्हें ढूंढने में समर्थ हो गया, मतलब मैनेज कर पाया मैंने अपनी पत्नी को ढूंढ निकाला। शी वॉज इन दी वुमेन्स हॉस्पिटल इन लखनऊ, और कहाँ मिली वो? महिलाओं के लिए जो हॉस्पिटल है लखनऊ में, वहाँ मिली।
शी हैड टोल्ड ए फ्रेंड हियर टू इन्फॉर्म मी इफ आई बिकेम टू अपसेट। और उसने अपने किसी परिचित को, किसी मित्र को इन्फॉर्म किया था, सूचित किया था कि अगर वह गंगू, वह मीन्स गंगू, यहाँ पे आई गंगू है, अगर गंगू, क्योंकि गंगू ये बात कर रहा है तो अपने आप को आई यूज करेगा अपने लिए, तो हम उसके लिए वह यूज करेंगे ही। तो यदि वह अपसेट हो जाता है, थोड़ा परेशान हो जाता है, तो उसे बता दिया जाए कि वह कहाँ है। वह लखनऊ के हॉस्पिटल में, ये उसने, गोमती ने उसे अपने परिचित को पहले से ही बता दिया था। आई इमीडिएटली रश टू लखनऊ एंड ब्रॉट हर बैक। गंगू कहता है जैसे ही उसे पता चला कि उसकी पत्नी वहां पे है तो वह तुरंत ही, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, लखनऊ गया, और रस्ट मीन्स तुरंत जाना, तेजी से जाना, और अपनी पत्नी को लेके आ गया। आई गोट दिस चाइल्ड टू इन द बार्गेन। सर, मैं इस बच्चे को भी, इस सौदे में मुझे बच्चा भी मिला है। बार्गेन क्या होता है? ये लेन देन, मतलब सौदेबाजी जो होती है, बार्गेन होता है। इस बार्गेन में उसे एक बच्चा भी मिला है। और ही हेल्ड द चाइल्ड आउट टुवर्ड्स मी, और उसने वो बच्चा मेरी तरफ किया, लाइक ए स्पोर्ट्समैन शोविंग ऑफ द ट्रॉफी ही हैज़ वन। इस तरीके से किया जैसे वो मुझे एक ट्रॉफ़ी दिखा रहा हो, जैसे स्पोर्ट्समैन हो और ट्रॉफ़ी जीत के लाया हो, और उसके चेहरे पे बहुत ही असीम खुशी हो, और वो ट्रॉफ़ी के तौर पे मुझे उस बच्चे को दिखा रहा हो। आई आस्क जोकिंगली, नरेटर कहते हैं कि मैंने मजाक करते हुए पूछा, ओह सो यू गॉट दिस नाउ टू। अच्छा, तो ये भी तुम्हें मिल गया है, तुम्हें प्राप्त हुआ है, परहैप्स, और शायद इसी वजह से वो भाग गई थी। यू आर श्योर ही इज़ योर सन। और नरेटर पूछते हैं कि तुम्हें विश्वास है कि ये तुम्हारा ही बेटा है? वाई माई सन सर, ही इज योर्स, ही इज गॉड्स। गंगू सीधी भाषा में कहता है, साधारण व्यक्ति की तरह, सर मेरा क्यों, ये तो आपका बेटा है, ये तो ईश्वर का बेटा है। सो ही वॉज बोर्न इन लखनऊ, तो इसका जन्म लखनऊ में हुआ है क्या? नरेटर पूछते हैं। वो कहता है गंगू, यस सर, ही इज जस्ट 1 month ओल्ड। हाँ श्रीमान जी, अभी 1 महीने का है ये। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू गेट मैरिड? नरेटर पूछते हैं कि तुम्हारी शादी को कितने महीने हुए हैं? दिस इज द 7th month। गंगू कहता है कि 7वां महीना चल रहा है सर। तो नरेटर उससे कहते हैं, सो ही वॉज बोर्न इन द 6th month ऑफ योर मैरिज। क्या वो तुम्हारी शादी के 6ठे महीने में ही इसका जन्म हो गया? गंगू बड़े मासूमियत के साथ कहता है, यस सर, हाँ श्रीमान जी। नरेटर, येट ही इज योर सन, और फिर भी तुम्हारा बेटा है ये? गंगू कहता है, हाँ श्रीमान जी, यस सर। व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग, क्या बकवास कर रहे हो? आई वाजंट श्योर इफ ही अंडरस्टूड मी। और जब नरेटर कहता है मैंने ये बात कही कि क्या बकवास कर रहे हो, मुझे यह विश्वास नहीं था, श्योरिटी नहीं थी इस बात की कि गंगू मेरी बात को समझ गया होगा, और वाज प्रिटेंडिंग नॉट टू, या फिर वो प्रिटेंड कर रहा होगा। इफ ही अंडरस्टूड मी और वाज प्रिटेंडिंग, प्रिटेंड करना होता है दिखावा करना, मेकिंग ए शो ऑफ, नॉट टू। ही सेड एज गाइललेसली एज बिफोर। और गंगू ने गाइललेसली कहा, गाइललेसली इनोसेंटली, नॉट प्रिटेंडिंग एनीथिंग, कुछ भी दिखावा ना करते हुए, एक मासूम दिल, एक मासूमियत के साथ कहा जैसे वो पहले बात कर रहा था। शी नैरोली एस्केप्ड डेथ सर, इट्स एज इफ शी वाज रीबॉर्न। सर, उनकी तो एक, वो तो मरते मरते बची है। शी नैरोली एस्केप, डेथ का मतलब है वह मरते मरते बचना। इट्स एज इफ शी वॉज रीबॉर्न। सर, ऐसा लगता है जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ हो। शी सफर्ड फॉर 3 days and 3 nights, और 3 दिन और 3 रात वो दुख उठाती रही। मैंने कहा, आई सेड मीन्स, नरेटर कहते हैं समवट सार्कास्टिकली, मजाक में थोड़ा व्यंग, तीखा व्यंग डालते हुए कहा, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव हर्ड ऑफ ए चाइल्ड बीइंग बोर्न इन 6 month। हाँ, ये पहली बार ऐसा सुन रहा हूँ कि 6 महीने में ही एक मैच्योर टाइप का बच्चा जन्म ले ले। दिस बाब स्टक होम। बाब का मतलब यहाँ इंसल्ट है। ये जो सार्काज्म था, इंसल्ट का तीखापन था, उसने काम कर दिया, मतलब जो नरेटर चाहते थे वो हो गया। ही स्माइल्ड एंड सेड, उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओह दैट्स व्हाट यू मीन। अच्छा, तो तुम्हारा ये मतलब है सर। आई डिडंट रियलाइज यू वर टॉकिंग ऑफ दैट। मुझे समझ नहीं आया था अब तक कि तुम्हारा मतलब वो था। गोमती रन अवे बिकॉज ऑफ दिस फियर, आई सेड। नरेटर कहते हैं कि अच्छा, गोमती इसी भय की वजह से भाग गई थी। गंगू कहते हैं, गोमती इफ यू आर नॉट हैप्पी विद मी लीव मी। अब गंगू नरेटर को बताता है कि मैंने गोमती, कहता है कि उसने गोमती को कह दिया था कि अगर वो उसके साथ खुश नहीं है, इफ यू आर नॉट हैप्पी विद मी लीव मी, तुम मुझे छोड़ के जा सकते हो। आई विल गो अवे एंड नेवर कम टू यू अगेन। गंगू कह रहा है, नरेटर को बता रहा है गोमती के साथ जो उसकी बात हुई थी कि मैं लौट के नहीं आऊंगा। व्हेन यू नीड मी, जब तुम्हें मेरी जरूरत हो, टू डू एनीथिंग फॉर यू राइट, तो मुझे लिख देना, एंड आई विल हेल्प एज मच एज आई कैन, और मैं तुम्हारी मदद करूंगा
जितनी मैं कर सकता हूँ। आई हैव नो कंप्लेंट अगेंस्ट यू, और मेरी तुम्हारे प्रति कोई शिकायत नहीं है। इन माई आईज यू आर जस्ट एज गुड एज बिफोर, और मेरी आंखों में तुम उतनी ही अच्छी हो जितने पहले थी। आई स्टिल लव यू एज मच, उतना ही प्यार आज करता हूँ मैं। नाउ आई एक्चुअली लव यू मोर, अब तो मैं तुमसे और भी अधिक प्यार करता हूँ। बट इफ योर हार्ट हैज नॉट टर्न्ड अवे फ्रॉम मी, परंतु अगर तुम्हारा दिल मेरी तरफ से अभी मुड़ा नहीं है, मीन्स मेरे प्रति तुम्हारे दिल में अभी भी प्यार है, देन कम विद मी, तो मेरे साथ चलो। गंगू विल नॉट बी अनफेथफुल टू यू एज लॉन्ग एज ही लिव्स, और जब तक गंगू जीवित है वो तुम्हारे साथ कोई दगा नहीं करेगा, तुम्हें चीट नहीं करेगा, अनफेथफुल, तुम्हारे प्रति बेवफा नहीं होगा। आई डिडंट मैरी यू बिकॉज यू आर ए गॉडेस, मैंने तुम्हारे साथ इसलिए शादी नहीं की कि तुम एक देवी हो, परंतु इसलिए तुमसे शादी की कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और सोचता हूँ कि तुम भी मुझे प्यार करती हो। दिस चाइल्ड इज माई ओन चाइल्ड, गंगू गोमती को बता रहा है कि ये जो बच्चा है ये मेरा ही बच्चा है, समझो। आई बॉट ए फील्ड, कहता है कि मैंने एक खेत खरीदा है। आई बॉट ए फील्ड एंड विल आई रिफ्यूज द क्रॉप बिकॉज समवन एल्स सोव्ड इट, और उस खेत में जो फसल उगेगी जो किसी और ने पहले ही बो दी थी, तो क्या मैं उस फसल से इनकार कर सकता हूँ? सो सेइंग ही बर्स्ट आउट लाफिंग, तो ये कहते हुए वह गंगू ठहाके मार के हंसने लगा। आई फॉरगॉट दैट आई हैड टू गो एंड चेंज माई क्लोथ्स, गंगू की ये बातें सुन के नरेटर कहते हैं कि वो सब कुछ भूल गए, कपड़े चेंज करना भूल गए। आई डोंट नो व्हाई माई आईज फिल्ड विद टीयर्स, नरेटर कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि उनकी आंखों में आंसू क्यों छलक आए। सम अननोन पावर सबड्यूड माई मेंटल डिस्गस्ट एंड मेड मी एक्सटेंड माई हैंड्स, सम अननोन पावर, किसी अनजानी ताकत ने, शक्ति ने, उसके मेंटल डिस्गस्ट, दिमाग में जो एक घृणा थी गंगू के प्रति, डिसलाइक की भावना थी कि इसने गलत काम किया है, उस भावना को किसी एक अनजानी सी शक्ति ने दबा दिया। सबड्यू करना होता है क्वाइटन करना, शांत कर दिया। डिसगस्ट मीन्स अवर्सन, डिसलाइक, नापसंदी। एंड मेड मी एक्सटेंड माई हैंड्स, अनायास ही मेरे हाथ आगे की तरफ फैल गए, गंगू की तरफ फैल गए। एक्सटेंड मीन्स स्प्रेड करना, और नरेटर कहते हैं कि उन्होंने अपने दोनों हाथों को गंगू की तरफ फैला दिया। आई टुक दैट अनब्लेमिश्ड चाइल्ड इन माई लैप एंड किस्ड परहैप्स मोर लविंगली देन आई एवर किस माई ओन चिल्ड्रन, नरेटर कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथ उस बच्चे की तरफ फैला दिए और उस बच्चे को अनब्लेमिश्ड, यहाँ वर्ड यूज किया गया, अनब्लेमिश्ड जिसपे कोई दाग ना हो, फ्लॉलेस, उस प्योर मासूम बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और इस तरीके से किस किया जैसे नरेटर ने कभी अपने बच्चों को भी लविंगली मीन्स प्यार से किस किया होगा। ये देख के गंगू कहने लगा, सर यू आर ए वेरी गुड पर्सन, कि श्रीमान जी आप तो बहुत ही भले इंसान हो। आई ऑलवेज प्रेज यू टू गोमती, मैं तो गोमती के सामने तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। एंड टेल हर टू कम एंड मीट यू बट शी इज टू शाई, मैं उसे कहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और सर से मिलके आएंगे, परंतु वो शर्मिली है। शाई मीन्स शर्मिली, बहुत ही शर्मिली है। आई ए गुड पर्सन, नरेटर कहता है कि मैं एक भला आदमी हूँ। द वेल ऑफ माई गुडनेस हैड बीन ड्रॉन अवे फ्रॉम माई आईज, अब नरेटर की आत्मा आईना दिखा देती है, उसके चेहरे से जो भलेपन की एक कवरिंग थी वो हट गई। अब नरेटर अपने आप को सही मायने में देखने लगा कि असल में वो है क्या। आई सेड इन ए वॉइस स्टीप इन डिवोशन, और नरेटर ने ये जो कहा है इसमें पूरा प्यार भरा हुआ था। स्टीप मीन्स जैसे डूबी हुई, लगाव में डूबी हुई आवाज के साथ कहा, मतलब पूरे डिवोशन के साथ कहा। वाई शुड शी कम टू सी एन इम्प्योर मैन लाइक मी, नहीं वो मेरे जैसे एक अपवित्र आदमी को देखने क्यों आए। यू थिंक आई एम ए गुड पर्सन, तुम सोचते हो कि मैं एक भला आदमी हूँ। आई अपियर टू बी गुड बट माई हार्ट इज मीन, मैं देखने में भला लगता हूँ परंतु मेरा दिल कमीना है, घटिया है। ट्रू गुडनेस इज इन यू, जो असली भलाई होती है वो तो तुम में। एंड दिस चाइल्ड इज ए फ्लावर ऑफ परफ्यूम्ड विद योर गुडनेस, और ये जो बच्चा है ये फूल है। एंड दिस चाइल्ड इज ए फ्लावर परफ्यूम्ड विद योर गुडनेस, तुम्हारी भलाई की सुगंध से सुगंधित हो गया है। होल्डिंग द चाइल्ड टू माई ब्रेस्ट आई वेंट विद गंगू, और बच्चे को अपने छाती से लगाते हुए मैं गंगू के साथ चल पड़ा। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि किस तरीके से इंसान दिखावा करता है भला होने का, अच्छा बनने का दिखावा करता है दूसरों के सामने। तो इस लेसन में यही संदेश मिलता है हमें कि हमें अच्छा बनना चाहिए। तो इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हमें ट्रूली एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, मानवता के काम आना चाहिए। तो गंगू ने एक अच्छे इंसान होने का परिचय इस कहानी में दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से ये कहानी खत्म हो जाती है। लेसन के क्वेश्चन आंसर लेके मैं आऊँगा, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।